जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम आपको ब्लैक होल में। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है न्यू फिज़िक्स ऑफ टाइम इन द लाइट ऑफ असेंबली थ्योरी। ठीक है, अब इसमें ज़ाहिर है फ़िज़िक्स डेफिनेटली इन्वॉल्व है एंड आई एम ग्लैड के कुछ यहाँ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बैठे भी हुए हैं और वो शायद मेरी हेल्प भी कर दें, क्योंकि मैं बेसिकली फ़लसफ़े का तालिब इल्म हूँ। ठीक है, और जो फ़िलोसॉफ़िकल इम्प्लिकेशंस होती हैं साइंस के ज़रिए हम तक पहुँचती हैं उनको पढ़ता रहता हूँ। तो ये एक नई थ्योरी मेरी नज़र से गुज़री जिसका नाम असेंबली थ्योरी है, और ये दो लोग हैं जिन्होंने इसको पेश किया है। एक सैरा वॉकर है और एक ली क्रॉनिन। शायद आपने इन लोगों के नाम सुने हो। सैरा वॉकर जो है वो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट है और थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना यूएसए में होती है, लेकिन सेंटा फी इंस्टीट्यूट में भी है और जगहों पे भी है। जबकि ली क्रॉनिन ये फंडामेंटली तो केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, रिजियस प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री स्कॉटलैंड का। लेकिन इसका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन फ़िज़िक्स में भी है। ज़्यादातर मिसालें ये केमिस्ट्री से देता है। केमिस्ट्री आपको पता है फंडामेंटली फ़िज़िक्स ही है, लेकिन उसका एक वन स्टेप अबव कह लें केमिस्ट्री, और फिर मज़ीद आप वन स्टेप अबव कह लें बायोलॉजी। तो इस थ्योरी में इसको न्यू फिज़िक्स इसीलिए कहा गया है कि ये जो करंट फिज़िक्स है उसकी बजाय इसने कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो इसके ख़्याल में फ़िज़िक्स के जो पुराने लॉज हैं उनको चेंज किए बगैर एक आउटलुक, एक फ्रेमवर्क डिफरेंट दिया है, जिसमें वो प्रॉब्लम्स जो फ़िज़िक्स में हल नहीं हो पा रहे या जिनकी वजह से कन्फ्यूजन है उनको इसके ख़्याल में दूर किया जा सकता है। तो हम पहले तो मैं आपको प्रेजेंटेशन ज़रा दिखा दीजिएगा। प्रेजेंटेशन एक छोटी सी है जिसमें चंद क्वेश्चंस हैं जो हम ज़ाहिर टाइम के बारे में सोचते हैं हम सब। तो ये पब्लिश हुई है नेचर में एग्जैक्टली 4 अक्टूबर 2023। ये मेरे हाथ में ये पेपर है, छोटा सा है ज़्यादा। मैं बल्कि आपको ऑनलाइन भी दिखाऊंगा, आप इसको एक्सेस खुद भी कर सकते हैं। इट्स हार्डली 12 पेजेस आई बिलीव, नॉट मोर देन दैट। और ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी। जब मैंने इसको समझने की कोशिश की और इस लेक्चर की तैयारी कर रहा था तो एक मेरी नज़र से ईऑन पे एक आर्टिकल गुज़रा जो इन्होंने ख़ुद ही लिखा है, और वो लेमैन की लैंग्वेज में है, और उसमें जो बोल्ड स्टेटमेंट्स इन्होंने दी हैं वो बड़ी क्लियरली उनको उसने वॉइस किया है, जो कि इसमें शायद हिडन हूँ। ज़ाहिर है ये साइंटिफिक लैंग्वेज में होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हम मीनिंग उनमें तलाश कर रहे होते हैं कि इसका क्या मतलब है, वो इतने ऑब्वियस नहीं होते। लेकिन ईऑन एक चूँकि जर्नल रीडर्स के लिए है, इंटरनेशनल मैगज़ीन है, मेरा ख़्याल है आप लोग जो यहाँ बैठे हैं वो यकीनन उसको पढ़ते होंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चंस कौन से हैं जो जिनका अभी तक हमारे पास कोई ठोस जवाब नहीं है, या अगर है भी तो उस पे कंफ्यूज्ड होते हैं। तो टाइम पे बहुत सारे सवालात हैं। ज़ाहिर है ये तो जब से कायनात का आगाज़ हुआ या इंसान ने जब से सोचना शुरू किया तो वक्त के बारे में हम जानने की कोशिश करते रहे। ये सेशन चूँकि साइंस क्लब के थ्रू हो रहा है तो हम सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स साइंस से ही लेंगे। ठीक है, ज़ाहिर है इस पे फ़िलासफ़र्स ने भी बड़ा कुछ कहा है, इस पे रिलीजन्स में भी बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन हम चूँकि फैलाव बहुत ज़्यादा है इसीलिए हम बात सिर्फ करेंगे साइंस, और साइंस में भी ज़्यादातर फ़िज़िक्स या फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये ज़रा फर्स्ट स्लाइड अगर दिखा दें
तो ये सवाल हैं जो अक्सर ट्रबलिंग होते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या टाइम रियल है या इल्यूजन है, एक वाहमा है या हकीकत है। फिर ये कि क्या इसको मेजर, क्या ये सिर्फ़ एक मेजरमेंट है या वाकई कोई रियल सी चीज़ है। देखिए, हम सब लोग टाइम को एक्सपीरियंस तो करते हैं, हमारा फिनोमेनोलॉजिकल एक्सपीरियंस टाइम का इस सेंस में है कि जब भी कोई स्टेट, एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट में चेंज हो रही होती है या इवॉल्व हो रही होती है, तो ये चूँकि दो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, तो इनको हम दो मुख्तलिफ ये कह लें कि इनके दरमियान जो वक्फ़ा है, ये ड्यूरेशन जिसे हम कहते हैं, हम आम तौर पर एक हमारा लेमैन वाला टाइम का कॉन्सेप्ट वो है। तो वो बैकग्राउंड में रखते हुए ये सवाल जहन में आते हैं कि क्या ये महज एक मेजरमेंट है या क्या महज ये एक डायमेंशन है, जैसा कि अब फोर्थ डायमेंशन के तौर पर टाइम को ले रहे होते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद। तो क्या महज ये एक एक्स्ट्रा जहत है किसी और क्वांटिटी की, या ये कोई इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के तौर पर हमें इसे स्टडी करना चाहिए। फिर ये कि क्या ये वाकई फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है चीज़ों की, चीज़ों के अंदर ये जैसे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम फ़िज़िक्स में हम पढ़ते हैं, जो बेस क्वांटिटीज़ 7 जो बेस क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, तो क्या उसमें हम टाइम को शामिल भी करते हैं। तो क्या ये उसकी प्रॉपर्टी है या ये जस्ट क्वांटिटी ही है। क्वांटिटी तो मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है, हम उसको अगर मेजर कर सकते हैं और नंबर उसको कोई असाइन कर सकते हैं तो वो एक क्वांटिटी है। लेकिन क्या ये वाकई फ़िज़िकल प्रॉपर्टी भी है उसकी, बिल्कुल उस तरह जैसे मैथ्स के बारे में हम फिर भी श्योर होते हैं कि अच्छा ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, जिसको इसमें टाइम बजाते खुद एक एक्टर है, प्लेयर के तौर पर उसमें इनहेरेंट है। ये मैंने शायराना सी बात कर दी, साइंस में आप इसको ये कहेंगे कि क्या ये महज टाइम एक सिर्फ कॉन्टेक्स्ट है जिसमें चीज़ें हो रही हैं, या ये एक्टिवली चीज़ों को क्रिएट करने में या उनकी इवोल्यूशन में एक्टिवली ये टेक पार्ट उसी हिस्सा ले रहा होता है। फिर ये कि टाइम क्या ये फंडामेंटल है या एक इमरजेंट फिनोमेना है। ठीक है, अब हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, पहले हम इनको फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ कहा करते थे, अब मेरा ख्याल है इसीलिए इनको शायद अलग कर दिया गया है। फंडामेंटल से मुराद फ़िज़िक्स में यही ली जाती है कि ये किसी और चीज़ से डिराइव जिसको ना किया जा सकता हो, और जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं तो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इसी तरह क्या ये कोई चीज़ है या ये इमरजेंट फिनोमेना है। इमरजेंट फिनोमेना आप इस तरह समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी है, जैसे विस्कोसिटी है, जो कि पार्टिकल लेवल पे दीज थिंग्स एक्चुअली डोंट हैव एनी मीनिंग, या कंडक्शन है। ठीक है कि कुछ मेटल्स जो हैं वो अच्छी कंडक्टर्स होती हैं, कुछ नहीं होती, तो इसका क्या मतलब है कंडक्शन का, या हम क्या मुराद ले रहे हैं। या इवन बेसिक चीज़ टेम्परेचर, जिसको हम बेस उसमें ले रहे होते हैं, क्वांटिटी में ले रहे होते हैं। टेम्परेचर क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ग्रुप ऑफ एटम्स की या पार्टिकल्स की। एक पार्टिकल का आप ये वाली इतनी वैल्यूएबल भी नहीं है और शायद मीनिंगफुल भी नहीं है ये कट। तो कुछ इमरजेंट फिनोमेना है जो जब बहुत सारे पार्टिकल्स मिल के एक नई प्रॉपर्टी जब नमूदार होती है तो हम उसको इमरजेंट फिनोमेना कहते हैं। उसमें वेटनेस है, उसमें विस्कोसिटी है, कुछ मैंने मिसालें दे भी दी। तो क्या टाइम क्या ये फंडामेंटल है, या ये भी एक ख़ास मकदार में जब
ऑब्जेक्ट्स कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी को पहुंच के उसके बाद ये इमर्ज होती है ये प्रॉपर्टी, या ये शुरू से ही होती। फिर ये कि क्या टाइम एक ऑब्जेक्ट है या महज एक मेमोरी है टाइम। यानी हम चूँकि इवेंट्स को विटनेस कर चुके होते हैं तो हमारी वो मेमोरी में स्टोर्ड होता है किसी तरीके से वो चीज़, तो इसलिए हमें टाइम के गुज़रने का एहसास होता है, या ये नहीं ये कोई रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ज़रा अगली स्लाइड चलाएं। फिर ये कि क्या ये टाइम फिक्स्ड है या रिलेटिव है, इसका तो जवाब मेरा ख़्याल है अब हम तकरीबन दे ही सकते हैं। मोस्टली हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद के जी ये रिलेटिव है। टाइम स्टिल है, क्या हम इसमें मूव कर रहे हैं या टाइम मूव कर रहा है। वी आर पासिंग थ्रू टाइम और टाइम इज़ पासिंग थ्रू अस, या हरकत कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। वो जीनों का एक बड़ा सवाल था कि ये जो तीर आपने कमान से छोड़ा तो ये कभी भी वहाँ तक टारगेट तक नहीं पहुँच सकेगा। अब हमारा एक्सपीरियंस तो ये है कि डेफिनेटली पहुँच जाता है वो, लेकिन चूँकि उसकी कोई एक न्यूमेरिकल कन्फिग्रेशन उस वक्त मौजूद नहीं थी इन्फिनिटी को स्टडी करने के लिए, तो उसका कहना ये था कि ये किसी भी एक टाइम फ्रेम में तो ये स्टिल होता है, ये तो वहाँ तक मूव ही नहीं कर रहा, वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। और दूसरा अगर x डिस्टेंस इसने करना है तो पहले उसका हाफ़ डिस्टेंस तय करेगा, फिर उसका हाफ़ करेगा, फिर उसका हाफ़ करेगा, फिर उसका हाफ़ करेगा, जो कि इन्फिनिटी है, और ये इन्फिनिटी ज़ाहिर है वो कभी पार ही नहीं कर सकेगा। तो अब कैलकुलस आने के बाद हम चूँकि हमारे पास उसकी मैथमेटिकल एक तरीका हमारे पास आ गया, अब हम इसका जवाब दे सकते हैं, उस वक्त नहीं दे सकते थे। तो लेकिन बहरहाल ये सवाल अभी भी मौजूद है, अगर मूविंग है भी तो इसकी मूवमेंट किस तरह की है, क्या ये लीनियर है, क्या ये स्पाइरल है, क्या ये सर्कुलर है। ठीक है, ये अक्सर सवालात पूछे जाते हैं। फिर ये कि क्या ये डायरेक्शनल है, क्या इसकी कोई डायरेक्शन है, वो जो एरो ऑफ टाइम की हम बात कर रहे होते हैं कि या रिवर्स भी हो सकता है। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि जनाब टाइम ट्रैवल का भी जिक्र हो रहा होता है, तो क्या माजी में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। स्टॉपेबल है, टाइम को हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, ये हमेशा ही चलता रहता है। ठीक है, फिर क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं बाकी चीज़ों से, जैसे स्पेस है, तो क्या हम स्पेस से इसको सेपरेट करके समझ सकते हैं टाइम को। आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस टाइम है, आप इनको अलग नहीं कर सकते। कुछ और चीज़ें भी हैं जिनसे आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, मसलन जो कॉजल रिलेशनशिप्स हैं चीज़ों के दरमियान, कॉज एंड इफ़ेक्ट है, तो कॉज हमेशा पहले ही होगा, इफ़ेक्ट उसके बाद होगा, यानी उसका भी तकरीबन जो है वो डायरेक्शन शायद सेम है, या वो दोनों भी, उनको भी सेपरेबल करना बड़ा मुश्किल है। बल्कि कुछ फ़िलासफ़र्स ने तो ये कहा कि असल में हम कॉजल रिलेशनशिप तो लॉजिकली प्रूव ही नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये प्रूव कर सकते हैं कि इवेंट ए प्रीसीडेड इवेंट बी टाइम में, वो यानी टेम्पोरल रिलेशनशिप होता है, हम उसी को ही कॉजल रिलेशनशिप कह रहे होते हैं। अच्छा, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, ये भी अज़ल से चलता आ रहा है कि क्या हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके कर सकते हैं, या एक कंटिन्यूस है, हम इसको जब तोड़ देते हैं तो फिर ये रहता ही नहीं है। ठीक है, फाइनाइट है या इन्फिनिट है, ये भी एक सवाल है कि जो मेरा ख्याल है इससे अगले के साथ लिंक्ड भी है, एवर प्रेजेंट है, या यानी वक्त क्या किसी एक ख़ास वक्त में पैदा हुआ या नमूदार हुआ या हमेशा से ही था। ठीक है, जिसको हम उर्दू में हादिस और कदीम की एक पुरानी बहस है कि वो तो कायनात के बारे में, लेकिन ज़ाहिर है वक्त के बारे में भी, कि वो मैं अक्सर जॉन एलिया का शेर पढ़ा करता हूँ कि होने का धोखा ही था, जो कुछ था वो था ही था। तो ये जो था ही था यानी हमेशा से ही, अज़ल से ही था, कोई नई चीज़ वजूद में नहीं है। जी जी, ये ज़रा माइक इनको दीजिएगा।
मैं कह रहा हूँ कि आपने जॉन का शेर पढ़ा है, तो गालिब का भी है कि ना था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा हाँ, होता, कुछ ना होता तो खुदा कुछ होता, ना होता तो डुबोया मुझको होने नहीं, ना ना होता मैं होता मैं तो। तो क्या होता। ठीक है, उसमें तो चलें वो आ, ये भी एक थ्योरी है कि टाइम की स्टार्ट शायद जब से मुझे पता चला है, मतलब ज़ाती तौर पे, तब से ही टाइम स्टार्ट हुआ है। बाकी सारी एक स्टोरी है। ठीक है, वो तो पहले ये भी एक सवाल पे हम तस्वर। चले गए कि ये इल्यूजन है या नहीं। तो अगर मुझे पता चला है तो इसका मतलब है कि शायद ये फिज़िकल नहीं था। जब से मैंने होश संभाला या मेरे जहन में इसकी मेमोरी जो है इम्प्रिंट हुई, तब से वक्त का आगाज़ हुआ, उससे पहले वक्त नहीं था। और जब मैं मर जाऊंगा तो वक्त भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी वो नहीं है। वो तो पहला सवाल है कि क्या ये एक इल्यूजन है। और आइंस्टाइन ने एक ख़त में भी गालिबन ये लिखा था कि ये एक स्टबनली परसिस्टेंट इल्यूजन है वक्त। बहरहाल ये एक आखिरी सवाल ही से वो भी लिंक्ड ही है, इटर्नल है कि नहीं है, यानी क्या ये हमेशा रहेगा या कोई इसका इख्तिताम भी होगा। अभी तो हम बात कर रहे थे क्या इसकी कोई इब्तदा भी थी, तो क्या इसका कोई इख्तिताम भी होगा। अब ये सारे सवाल हैं जिन्होंने हमेशा से हमें पज़ल किया है, और इनके जवाब हम तलाश कर रहे होते हैं साइंस में, मज़हब की किताबों में, फ़लसफ़े की किताबों में। तो आज हम मैं सारी तो ज़ाहिर पे बात नहीं कर सकता, लेकिन जो ये एक थ्योरी असेंबली थ्योरी है, इसमें कम अज़ कम कि उसने कौन सा स्टांस लिया है। ठीक है, अब वो दुरुस्त है या गलत है हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मेरे भी उस पर कुछ ज़ाहिर सवालात हैं। और उस पर इस पेपर के छपने के बाद, ये छपा था 4 अक्टूबर को पिछले साल, यानी अभी 3 माह हुए हैं। और जी नेचर वाला, इसका नाम है असेंबली थ्योरी एक्सप्लेन्स एंड क्वान्टिफाइज सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें टाइम का जिक्र नहीं है। ठीक है, वो हम उसके सिर्फ एक पहलू पे बात करेंगे। इसमें तो बहुत सारी डिबेटेबल डिस्कशंस हैं, लेकिन एक पहलू जो और बहुत सारे पहलुओं में एक वक्त का पहलू ऐसा था जिसकी इसने एक नई इंटरप्रिटेशन दी है, और उस पर ज़ाहिर है बहुत सारे एतराज़ात भी हो सकते हैं, इसीलिए उसको न्यू फिज़िक्स का है। ज़ाहिर है वो करंट फिज़िक्स में उसका एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, कुछ कम अज़ कम उसके जो आइडियाज़ हैं। तो लकीली इसने एक बाद में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा ईऑन पे। तो वो ईऑन पे जो आर्टिकल है वो उसका टाइटल है टाइम इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो ये एक सवाल का जवाब जो पिछले ज़रा पीछे चाहे ये वाला, ठीक है। तो टाइम इज़ एन ऑब्जेक्ट, अब ये बड़ा प्रोवोकेटिव टाइटल है। और इसके अंदर जो वो बहुत सारी चीज़ें, ये जो जितने हमने सवाल किए इन सवालों में से उसने जवाब दिए हैं। कम से कम मैं एक एक करके मेरा ख्याल है पहले यही समरी बयान कर देता हूँ कि इस थ्योरी के मुताबिक, असेंबली थ्योरी के मुताबिक टाइम क्या है। उसके ख्याल में ये इल्यूजन नहीं है, रियल है। ठीक है, और ये महज मेजरमेंट भी नहीं है, महज डायमेंशन भी नहीं है, महज बैकड्रॉप भी नहीं है, महज मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट भी नहीं है, बल्कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और फिर ये कहता है कि फंडामेंटल है, इमरजेंट फिनोमेना नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। ये मैं बात कर रहा हूँ असेंबली थ्योरी की। ली क्रॉनिन के और सैरा वॉकर के ख़्याल में टाइम रियल है। ठीक है, ये महज मेजरमेंट नहीं है, महज डायमेंशन नहीं है, महज मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, बल्कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, और बैकड्रॉप नहीं है, इनहेरेंट है, फंडामेंटल है, ऑब्जेक्ट है। अगली स्लाइड ज़रा चलाइएगा। ठीक है, रिलेटिव है, मूविंग है, डायरेक्शनल है। ठीक है, परसिस्टेंट है, और इनसेपरेबल है। तो बाकी सवालों के मुझे जवाब नहीं मिले इस थ्योरी में भी। जब वो हम उसको पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसके बाद क्या। अब ये अच्छा ज़ाहिर है ये इतनी सारी चीज़ें जब आप इस तयक्कुन के साथ आपने कह दी तो नतीजा क्या होगा। नतीजा जो ज़ाहिर है वही होना था जो लठ लेके उसके पीछे सारे साइंसदान पड़ गए। ये नहीं कि फ़िज़िसिस्ट भी, बायोलॉजिस्ट भी, इवन केमिस्ट भी, जो खुद वो केमिस्ट्री से आया, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी, और बहुत सारों ने उसकी बात को समझे बगैर मेरा ख़्याल है
उस पर एतराज़ात शुरू कर दिए। तो आज हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये असेंबली थ्योरी है क्या, और फिर एक एक करके देखेंगे कि जो उसने क्लेम्स किए वो एग्जिस्टिंग जो फिज़िक्स है उससे किस हद तक मैच करते हैं, किस हद तक मुख्तलिफ हैं। और क्योंकि एक एतराज़ उस पर यह भी होता है कि इसने कोई नई बात नहीं की, जो कि बड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि एक तरफ उस पर एतराज़ात हैं कि जी इसने इट्स ऑल बुलशिट, इट डज़न्ट मेक सेंस, ये तो साइंस के मुताबिक है ही नहीं। लेकिन दूसरा एतराज़ लोग ये भी कर रहे होते हैं कि जो कुछ इसने कहा उसमें कोई नई बात नहीं, ये तो पहले से जो टेक्निक्स इसने यूज़ की हैं वो भी पहले से मौजूद थी। तो हम आगाज़ करते हैं कि ये असेंबली थ्योरी है क्या। तो पहली बात तो ये कि इसका नाम असेंबली थ्योरी है, लेकिन थ्योरी से ज़्यादा इसको मेरा ख्याल है हाइपोथेसिस कहना चाहिए, क्योंकि वो तो क्लेम यही करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव कुछ चीज़ें उन्होंने की भी हैं, लेकिन वो उनसे कम अज़ कम वो बड़े नताइज अखज़ नहीं किए जा सकते। लोकली शायद केमिस्ट्री पे कुछ अप्लाई हो सकती हैं चीज़ें। दूसरा वर्ड असेंबली से है, तो असेंबल जैसे कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो चीज़ें असेंबल हो के एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसने जो बुनियादी जो पॉइंट ऑफ डिपार्चर है ना इसका, वो ये है कि फ़िज़िक्स में सारा फोकस है पॉइंट पार्टिकल पे, कि आप ऑब्जेक्ट्स को स्टडी नहीं करते, आप पॉइंट पार्टिकल्स को फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं। आप फ़िज़िक्स में इनिशियल कंडीशंस को स्टडी करते हैं, और फिर लॉज ऑफ फ़िज़िक्स के तहत आप फ्यूचर आउटकम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं उन इनिशियल कंडीशंस को प्रिडिक्ट करके। तो टाइम को आमतौर पर मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीके से पेश किया। लेकिन अगर हम बहुत पीछे ना जाएं, न्यूटोनियन फ़िज़िक्स से शुरू करें, तो न्यूटन का जो लॉज ऑफ मोशन है या ग्रेविटी पे, तो बेसिकली तो वो पोजीशन को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, और फ्यूचर पोजीशन कहाँ होगी अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी का या इनिशियल पोजीशन का पता है, या अगर दो बॉल्स आपस में टकराती हैं तो उनका भी आप फ्यूचर पोजीशन जो है वो बहुत एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ नहीं, तो आप बहरहाल उसको निकाल सकते हैं लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करके, या लॉज ऑफ ग्रेविटी न्यूटन वाली जो है उसको अप्लाई करके आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें एक मसला तो ये है कि टाइम अपीयर्स लाइक अ बैकड्रॉप, और उसमें टाइम की डायरेक्शनैलिटी का भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो लॉज जो हैं आप उनको रिवर्स भी कर दें तब भी वो ट्रू होते हैं फ़िज़िक्स में। अभी कम से कम ये वाले जो लॉज ऑफ मोशन हैं, और उसमें टाइम्स को आप उलट दें, आप माजी में जा रहे हैं या मुस्तकबिल में जा रहे हैं, दोनों सूरतों में आप उसको उसकी आउटकम जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये एक आप ये कह लें कि टाइम का जो, इससे पहले वाली ज़रा स्लाइड दिखाएं, तो ये एक फिक्स्ड एक तो टाइम का तस्वुर था, एक टाइम मेजरमेंट थी, और दूसरा ये एक बैकड्रॉप था, इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है। आप मैं ज़रा जल्दी इसको आगे जा रहा हूँ, समराइज़ कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ आपको लगे कि ये मैंने सही तरह नहीं बयान की, चूँकि थ्योरेटिकल फिज़िसिस्ट भी यहाँ बैठे हैं, तो फ़िज़िक्स के एतबार से अगर मैंने कोई चीज़ सही नहीं बयान की तो आप मुझे रोक दीजिएगा और वजाहत कर दीजिएगा उसकी। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम बोल्ट्जमैन का या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे चलते हैं। बाद में जब इंजन बना और इंजन में थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के तहत अब चीज़ों को अप्लाई करना शुरू किया, तो अब इंजन में
इंजन के फंक्शन की समझ नहीं आती थी कि ये इंजन का ये कैसे फंक्शन कर रहा है। लॉज ऑफ फिज़िक्स तो सारे न्यूटन वाले उसमें अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ये है कि फ्यूल जब एक दफ़ा ख़त्म हो गया तो आपको दोबारा डलवाना पड़ेगा। तो यहाँ बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के लॉज जो हैं वो भी साथ अप्लाई हो रहे हैं, सिर्फ मोशन के नहीं हैं, जिसमें सेकंड लॉ के तहत जो ऑर्डर से या एंट्रोपी का इसमें तसव्वुर आ गया कि आप ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा हीट है तो जब वो कूल डाउन हो जाएगा, मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, या कम अज़ कम दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो ख़त्म हो जाएगी, डेड हो जाएगा इंजन। तो इंजन के बारे में ये था कि ये इट मूव्स फॉरवर्ड इन टाइम बट इट डजंट गो बैकवर्ड इन टाइम। स्पेस में तो ठीक है, आप उसको रिवर्स गियर लगा लें, टाइम में ऐसा नहीं है कि आप उसमें उसको रीफ्यूल खुद ही से कर लें, वो तो नहीं होता। ठीक है, तो ये थोड़ी सी उसमें एक एडवांसमेंट थी, और इसमें डायरेक्शन भी आ गई टाइम की, तो एरो ऑफ टाइम भी एक आ गया। ठीक है, कि उसकी एक डायरेक्शन है जिसमें वो मूव कर रहा है, और दूसरी तरफ वो मूव नहीं कर सकता, इरिवर्सिबल है। ठीक है, फिर फास्ट फॉरवर्ड करें और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे आएँ, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत इट्स नॉट फिक्स्ड, इट्स रिलेटिव। टाइम तो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरा ये कि थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में ये भी है कि टाइम और स्पेस जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। टाइम डायलेशन का तसव्वुर है, लेंथ कंट्रैक्शन का ताल्लुक है। तो पहले तो हम लेंथ को और टाइम को फिक्स समझते थे, और यहाँ पे ये भी फिक्स्ड नहीं रही। ठीक है, और वो रिलेटिव हो गई। दूसरा ये कि इसने जो टाइम के लिए जो टूल इस्तेमाल किया वो बेसिकली टाइम का कौन सा तसव्वुर था, क्लॉक वाला, दो टिक्स के दरमियान जो वक्फा है। ठीक है, या अगर आप लेज़र बीम भी ले लें तो बेसिकली तो वो मिरर से टकरा के वापस आएगी, तो वो एक टिक्स ही हैं, और उसमें उसको टिक ही समझ लें। तो जिस तरह टिक लगे होते हैं टिक्स रूलर के ऊपर स्पेस को मेजर करने के लिए, इसी तरह टाइम को मेजर करने के लिए हमने टिक्स लगा लिए और कहा कि जी स्पेस की ही एक डायमेंशन है टाइम, और जब भी आप स्पेस में ट्रैवल करेंगे तो टाइम के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकते। ना सिर्फ ये कि बल्कि उसमें अगरचे हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वही लॉज अप्लाई होंगे, लेकिन जब आप रिलेटिव टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको देखेंगे तो टाइम जो है वो क्लॉक जो है वो स्लो हो जाएगा अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब मूव कर रहे हैं आगे। तो इससे लोगों के जहनों में ख्याल आया कि शायद टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, और वो जो ट्विन्स पैराडॉक्स है अक्सर फ़िज़िक्स की किताबों में भी लिखा होता है, और मज़हब की किताबों में भी होता है आजकल तो। ठीक है, तो उसमें कुछ मज़ीद चीज़ें आई, लेकिन उसमें टाइम को एज अ डायमेंशन, और वो भी स्पेस की डायमेंशन के तौर पर, यहाँ तक कि उसको अलग भी नहीं किया जा सकता था। तो ये एक 3 मेजर हमारे पास मौजूद हैं फ़िज़िक्स में। अब ये क्या कहता है, आप इसकी बात को समझाने के लिए आप पहले थोड़ी देर के लिए ये इमेजिन करें कि टाइम जो है वो स्टॉप हो गया है। ठीक है, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? रुक गया टाइम, चल ही नहीं रहा। क्यों नहीं इमेजिन कर सकते? जी, ज़ाहिर है जब आप ये इमेजिन कर रहे हैं तो इमेजिन करने में ज़ाहिर है आपके थॉट्स काम कर रहे हैं, और थॉट्स आपका हार्ट भी बीट कर रहा है, आपको एनर्जी सप्लाई कर रहा है, और वो जो आयॉन्स हैं वो
आपके न्यूरॉन्स में अंदर बाहर वो भी जा रहे हैं, यानी सब एक्टिविटीज़ तो चल रही हैं, ठीक है, आवाज़ें भी आ रही हैं, लाइट भी आप तक पहुंच रही है, सब कुछ तो चल रहा है। तो आपके महज इमेजिन करने से टाइम जो है वो नहीं रुक सकता। अब हम ये समझते थे कि शायद ये टाइम का तसव्वुर इतना डिफ़िकल्ट है, इलूसिव है कि हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन इसको इमेजिन ना कर सकने की वजह ये है कि हम इतने अरसे से हम टाइम को, अब स्पेस टाइम को बल्कि कह लें कि एक फैब्रिक समझते हैं, और उस फैब्रिक का हम अपने आप को ख़ुद हिस्सा समझते हैं कि अब कोई अगर नई टाइम के बारे में इंटरप्रिटेशन आती है तो उसको हम बाज़ औक़ात इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होते, और उस पर एतराज़ात जो है वो शुरू कर देते हैं। ये ज़रा माइक दीजिएगा, आपका सवाल है या कमेंट है? हाँ, ये माइक ले लें। I just want to say something about time. जी जी। Nelson Mandela writes in his book, My Long Walk to Freedom, about his captivity. And he tells that once he was in captivity, he was in a cellar. And there in the cellar, there was no light. Only a bulb was lit. ठीक है। And there was no outside light. And sometimes for weeks he remained, for days he remained there. And he tells that sometimes he thought that time had stopped because there was no visible change around him. यानी हम टाइम की परसेप्शन के लिए भी, उसको मेजर करने के लिए भी हमें जो है वो फिज़िकल चेंज चाहिए, लेकिन कुछ चेंजेस तो हैं, आपकी नब्ज़ तो बहरहाल चल रही है, ठीक है, आप कुछ चीज़ें जो आपकी बॉडी के अंदर हैं वो तो आपने स्टॉप नहीं की, लेकिन ये आप असल में सर्केडियन टाइम या वो जो परसेप्चुअल टाइम है उसका मैं चूँकि जिक्र नहीं करना चाह रहा, तो हम उसका जो फिज़िकल टाइम है हम उस पर बात करना चाह रहे हैं। मेटाफिज़िकल और परसेप्चुअल टाइम पे हम बात किसी और वक्त पे कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये फैलाव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये फिर समेट ही नहीं जाएगी बात। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम ये समझें कि टाइम हाउ इट रियली वर्क्स, क्योंकि कोई भी इवेंट, कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम फंक्शन नहीं कर सकता अगर हम टाइम को स्टॉप कर दें। तो इसका मतलब है कि टाइम बहरहाल है तो इम्पॉर्टेंट, इसीलिए फ़िज़िक्स में उसको शुरू से जी 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 जो कि बार बार आ रहा है, मेरे ख्याल से ना उसका आंसर मिले बगैर मैं फोकस नहीं कर पा रहा। एक बहस है फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस में कि इंस्ट्रूमेंटलिज्म वर्सेस रियलिज़म। इंस्ट्रूमेंटलिज्म का क्लेम ये है कि जो साइंस है, मतलब सारी ऑल फिज़िक्स, और जिस तरह आपने कहा कि फ़िज़िक्स की बुनियाद पे सब कुछ है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक वर्किंग मॉडल देना है। इसका मकसद ये नहीं है कि ये चीज़ ऐसे ही है, एज़ फॉर एज इट वर्क्स तो वो सही है, एंड व्हाट डज़ नॉट वर्क वो सही नहीं है। तो ये जितनी भी बात आप मतलब जो कि बार बार कह रहे हैं ना कि फ़िज़िक्स के एतबार से, तो उसको तो मतलब काइंड ऑफ मैं वर्ड यूज़ करूँ कि ये आर्गूमेंट, जैसे इन्होंने भी बात की कि परसेप्शन ऑफ टाइम, तो लेकिन अगर फ़िज़िक्स जो टाइम बता रही है वो तो सिर्फ एक एज अ टूल है, वो मैंने यूज़ करना है, वो अच्छा टूल है, वो जो मैं समझ लेता हूँ तो मैं ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर देता हूँ। मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है, मेजरिंग टूल है, नहीं एक मॉडल मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा आर्गूमेंट, मतलब जो इंस्ट्रूमेंटलिज्म का आर्गूमेंट है वो तो पूरी साइंस पे है। जी ठीक। इट्स नॉट जस्ट टाइम, इट्स नॉट जस्ट फिजिक्स, वो तो पूरी की पूरी साइंस पे है। मैं जानना चाह रहा था कि अब ये बहस तो मतलब सेटल नहीं हो सकती, ये तो मुझे वैसे ही पता है ठीक है, लेकिन मैं आपका ना थोड़ा समझना चाह रहा था, आपकी सब्जेक्टिव ओपिनियन इस पे क्या थॉट प्रोसेस, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें ताकि आपकी आगे वाली बातें पहले बात करते हैं, मेरी ज़ाती राय पे बाद में आएंगे, क्योंकि ये वाकई आप सही कह रहे हैं, वो एक नोमेनोलॉजिस्ट और फेनोमेनोलॉजिस्ट की बहस है ना। तो हम फेनोमेनन को ही स्टडी कर सकते हैं, जो नोमेनन ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसको तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे उसका हमने कोई ना कोई मॉडल बनाना है ना, मैथमेटिकल मॉडल बनाना है, तो वो मॉडल जो ज़ाहिर है वो उसके करीब करीब हो सकता है, वो रियल कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन साइंस का बहरहाल ये क्लेम ये होता है कि वो अगर नहीं है, वो मॉडल में कोई फ्लॉज हैं उसमें, तो वो एरर करेक्शन
साइंस जो है वो करती रहती है और अपने मॉडल को जो रियलिटी में जो हम जिस तरह एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को उसके करीब करीब लाने की कोशिश जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से एक अप्रोच बहरहाल साइंस की डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं इस अप्रोच की बात कर रहा था। मैं ये नहीं कह रहा था जो कुछ साइंस कह रही है वो रियलिटी है और जो बाकी कह रहे हैं वो रियलिटी नहीं है। उसमें फिर दूसरा क्वेश्चन ये ना कि जैसे फिज़िक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो वो एक ख़ास यानी हमारी लाइफ का एक बहुत ही स्पेसिफिक सही डोमेन है और उसकी लिमिट्स हैं, उसके बाहर उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी, तो फिर यहाँ पे फिर एतराज़ उठता है कि फिज़िक्स के टाइम के कॉन्सेप्ट को लेके, जिस तरह असेंबली थ्योरी है, फिज़िक्स की एक थ्योरी है या साइंस की थ्योरी है, उसको लेके जब आप जिस तरह आपने ये क्वेश्चन लिखा है कि ये स्टॉपेबल है या नहीं है या एटर्नल है, फिर वो बहस करना फिर वो मतलब है कि ये बहस गलत है। जी, ये बहस नहीं, फिज़िक्स को ये बहस नहीं करनी चाहिए। उसको सिर्फ ये कहना चाहिए कि ये वर्किंग मॉडल है, इससे करके मैं कुछ चीज़ इस्तेमाल करना चाह रहा था, अब मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अगर फिज़िक्स ये कहना शुरू कर देनी आप जो है ना इसको इस डोमेन से बाहर भी इस्तेमाल करें, आप ये भी कहें कि एटर्नल है या वगैरह वगैरह, ठीक तो है, ये ठीक ये उसकी डोमेन नहीं है, ये फिर हाँ, एतराज़ है। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैंने जीनो का इससे पहले दिया था हवाला। ठीक है, अब एक्सपीरियंस तो सब कर रहे थे, रियलिटी के तीर जब आप चलाते हैं तो वहाँ तक पहुँच जाता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वो जो उसका साइंटिफिक आपने मॉडल बनाया है उसमें एक डिस्टेंस से पहले उसका हाफ, उससे पहले उसका हाफ, उससे पहले उसका हाफ करना ज़रूरी है। तो आपका मॉडल की असल में वो खामी की निशानदेही कर रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, कैलकुलस से आपने उस मॉडल को बड़े अरसे के बाद ही सही, लेकिन आपने उसको दूर कर दिया। अब उसके उस सवाल का आप जवाब मैथमेटिकली दे सकते हैं, पहले नहीं दे सकते थे। अब आपके पास एक टूल आ गया, आप उस टूल के ज़रिए उसका जवाब दे सकते हैं। इसने भी यही काम किया है। ये जो सैरा वॉकर और ली क्रॉनिन की बात है, न्यू फिज़िक्स इसीलिए कि जो एग्जिस्टिंग फ़िज़िक्स है वो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको कैप्चर करने से के काबिल नहीं होती। तो इसका मतलब दो हैं, या तो ये कि फ़िज़िक्स ही गलत है, दूसरा ये है कि जी इस मॉडल को अपडेट करने की ज़रूरत है और उसी को ये लोग दे रहे होते हैं कि ये एक नया फ्रेमवर्क है। तो न्यू फिज़िक्स बेसिकली इसी का दी हुई टर्म है। तो उस न्यू फिज़िक्स का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग फिज़िक्स है जिसमें आप पॉइंट पार्टिकल के तौर पर उसको स्टडी कर रहे हैं, अब आप ज़रा इससे हटें और ये जिन सवालों के हम जवाब नहीं दे पाए शायद ये हम तब दे पाएँ जब हम इसको पॉइंट पार्टिकल की बजाय ऑब्जेक्ट के तौर पर स्टडी करें। अब ऑब्जेक्ट तो वेरिइंग डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी हो सकती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को पहले डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि ये है क्या। पॉइंट पार्टिकल तो आप ये कहते हैं ना कि जी जो मिनिमम शॉर्टेस्ट जो अनब्रेकेबल मज़ीद नहीं हो सकता, ठीक है, आप उसको प्लैंक्स लेंथ कह लें, प्लैंक्स टाइम कह लें, मतलब आपने एक शॉर्टेस्ट यूनिट आपने जो है वो निकाला। इसके ख्याल में इस शॉर्टेस्ट यूनिट को स्टडी जब करते हैं तो हमारी बहुत सारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सपीरियंस है, जो कि केमिस्ट कर रहे होते हैं, बायोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं। मसलन एक ब्रेन है, बहुत कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस पर फिज़िकल लॉज अप्लाई होते हैं, बट कैन यू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रेन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ फिज़िक्स? अब एक चीज़ तो हमारे पास मौजूद है तो हम बैक में जाके कहेंगे कि जी अच्छा ये इवॉल्व हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन क्या आपके पास अगर जो फिज़िक्स का जो तरीक़ेकार है, मौजूदा तरीक़ेकार है, जिसमें आपके पास इनिशियल कंडीशंस हैं और एक सेट ऑफ लॉज हैं, तो क्या आप उन इनिशियल कंडीशंस को उन सेट ऑफ लॉज के ज़रिए क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि देयर विल बी लाइफ? अगर ना होती फ़र्ज़ करें तो क्या आप महज इस मॉडल की बेस पे प्रिडिक्ट कर सकते थे? ठीक है, आप क्या कहते हैं? मतलब जिस तरह आप फिज़िक्स से बायोलॉजी पे गए हैं तो फिज़िक्स से साइकोलॉजी पे जाया जा सकता है। फिज़िक्स के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद साइकोलॉजी। इसको मैं ये कहता हूँ कि आप उसका स्कोप बढ़ाते जा रहे हैं। फिज़िक्स अगर बहुत पार्टिकल फिज़िक्स से आप उसको शुरू करते हैं या क्वांटम से शुरू करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री थोड़ी सी उसका स्केल बढ़ जाता है। एक मिनट मुझे मुकम्मल कर लें। वो थोड़ा सा स्केल बढ़ जाता है। फिर केमिस्ट्री का स्केल जब उन मॉलिक्यूल्स को मिला के आप ऑर्गेनिजम्स बनते हैं तो वो बायोलॉजी स्केल और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर
साइकोलॉजी बिहेवियर जो उससे प्रोड्यूस हो रहा है, फिर आपका स्केल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हर साइंस के लिए फिर लॉज भी डिफरेंट हैं। तो जेनेटिक्स के भी जो मेंडल ने भी तो लॉज बनाए थे ना, ठीक है। लेकिन अगर हम इंसिस्ट करें कि जी सिर्फ जो पॉइंट पार्टिकल्स हैं इन्हीं तक रहना है और उससे आगे नहीं जाना, तो फिर फिज़िक्स के अंदर भी ज़ाहिर है आजकल ऐसे प्रॉब्लम्स हमेशा रहे हैं, अभी भी हैं, कि जिसमें आप थ्योरी ऑफ एवरीथिंग लाने की कोशिश करते हैं, आप यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं ग्रेविटी को क्वांटम उसके साथ, तो नहीं कर पाते। तो एक तो ये है कि आप अपनी स्ट्रगल को ख़त्म कर दें, दूसरा ये है कि अपने मॉडल को बेहतर बनाने के लिए इस तरह की अगर कहीं से कोई तजावीज़ आती हैं तो उनको रिव्यू करके देखें कि इसमें क्या पोटेंशियल है, हो सकता है वो एप्लीकेबल हों। और आप अपना, माजी में भी तो फ्रेमवर्क्स चेंज हुए ना, देखें आइंस्टाइन ने ड्रास्टिकली चेंज किया आपका टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, फिक्स्ड था, उसने कहा नहीं रिलेटिव है, ठीक है, और उसको एक स्पेस की एक्स्ट्रा डायमेंशन के तौर पर पेश करते, वो भी तो कबूल किया ना। तो ये क्या कर रहा है, ये जब ऑब्जेक्ट कह रहे हैं ना, तो ये पता है क्या कर रहा है, ये असल में इनसेपरेबल तो समझता है टाइम को, ये कहता है कि टाइम स्पेस से इनसेपरेबल नहीं है, बल्कि ये कॉजेलिटी से इनसेपरेबल है, जो कॉजल रिलेशनशिप है, और मैटर से इनसेपरेबल है। जब ये इसको ऑब्जेक्ट कहता है तो असल में ये कहता है कि टाइम जो है वो मटेरियल है, इमटेरियल नहीं है। ये इतना बड़ा लीप है कि हम पहले तो इसको तसव्वुर करना बड़ा मुश्किल है कि टाइम को हाउ कैन वी थिंक ऑफ इट एज मैटर, ठीक है। वो बात हम बाद में करते हैं कि ये इस नतीजे तक कैसे पहुंचा। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट कह रहे हैं तो बेसिकली वो टाइम को कहता है कि ये फंडामेंटल है और ये मटेरियल है। इसको हम ये जो पेपर का है ना, जो नेचर में इसका आर्टिकल छपा है, उसका टाइटल है असेंबली थ्योरी एक्सप्लेन्स एंड क्वांटिफाइज सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। तो सिलेक्शन और इवोल्यूशन में फ़िज़िक्स के करंट जो लॉज हैं उनको वायलेट किए बगैर, उन्हीं को फॉलो करते हुए, सिर्फ इसने किया क्या है कि ये लॉज जो हम अप्लाई करते हैं फ़िज़िक्स के पॉइंट पार्टिकल पे, उस पे करने की बजाय ये कहता है इनको ऑब्जेक्ट पे आप अप्लाई करें। और ऑब्जेक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, और इसने एक मेजर भी बताया। कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के ज़ाहिर साइंस में कई तरीके हैं, लेकिन एक इसने जो बताया है वो एम्पिरिकल है, यानी आप टूल्स इस्तेमाल करके, थ्योरेटिकल नहीं है वो, स्टैटिस्टिकल नहीं है, आप फिज़िकली उसको ऑब्ज़र्व करके केमिस्ट्री पे तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आगे आता हूँ। तो आपकी की बात से जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं तो हमारे जहन में ये सवाल होते हैं कि यार ये केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और बहुत सारे लॉज हैं जो कि वायलेट नहीं कर रहे फिज़िक्स के लॉज को, लेकिन हमें एक गैप नज़र आ रहा है। हम महज उन लॉज को और पॉइंट पार्टिकल्स को और इनिशियल कंडीशंस को जहन में रख के हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? अब ली क्रॉनिन के ख्याल में बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट्स हैं, दो मैं बोल देता हूँ, एक स्पेस के हवाले से, एक टाइम के हवाले से। एक स्टेटमेंट इसकी ये है कि यूनिवर्स इज़ नॉट लार्ज इनफ टू कंटेन इटसेल्फ। मुझे बड़ा मुश्किल हुई इस बात को समझने में कि इतनी बड़ी यूनिवर्स नहीं है कि अपना आप इसमें समा सके, इसी वजह से ये हर लम्हे जो है वो एक्सपैंड हो रही है। अब ये उसका ख्याल है, इट मे नॉट बी एक्सपेंडिंग, लेकिन उसका ख्याल ये है कि ये और इसी तरह टाइम का है कि टाइम भी उसके साथ एक्सपेंड हो रहा है। अब आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्पेस टाइम के हवाले से भी अगर आप सोचें तो अगर यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, इट मे नॉट बी एक्सपेंडिंग बट इफ़ इट इज़ एक्सपेंडिंग, हाँ अभी कर दे, मेरा ख्याल है इसको बार बार हम इस पर, ये तो सिर्फ एक था कि ये इतना क्लटर था, इतने ढेर सारे सवाल हैं कि मैंने कहा कि चलें एक मैं रफ सी वो इसको वो कर लें। तो अब हर सवाल पे ज़ाहिर है उसके आप ये कह सकते हैं कि इट मे और मे नॉट बी ट्रू। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि जो थ्योरी वो पेश की है उसने, मैं वो उसका एडवोकेट नहीं हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये ट्रू है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे वो सवालात जिनकी नॉन फिज़िक्स में हमें जवाब नहीं मिलते, वो एक अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क दे रहा है हमें
उनको समझने के, तो उस पर गौर किया जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि क्या वो महज मेटाफिज़िक्स ही है या उसके अपने ज़हन का ही कोई गुबार है या सॉलिड साइंटिफिक उसका बेसिस है। साइंटिफिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो उसने चीज़ें ली हैं वो केमिस्ट्री से ली हैं। अब असेंबली का जो वर्ड असेंबल है वो कहाँ से आया? कॉम्प्लेक्सिटी की कई डेफिनेशंस हैं, लेकिन एक डेफिनेशन उसकी ये भी है कि उसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल पार्ट्स होते हैं और उनको मिला के जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ बनी होती है। ना सिर्फ ज़्यादा होते हैं बल्कि एक नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी के तहत तो उसमें जितने नोड्स होंगे, जितने उसके एजेस होंगे और उतने ही उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होती जाएगी और ज़ाहिर इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती जाएगी तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब केमिस्ट्री में उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी केमिस्ट की है कि एक प्रोटीन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। वो किस से बना है? ठीक है, मॉलिक्यूल से बना है। मॉलिक्यूल्स किस से बना है? एटम से बना है। एटम्स की बॉन्डिंग्स हैं, तो आप उनके एक ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल को ले लें और उसके कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये सैरा वॉकर जो है ये इसकी को पार्टनर है, को ऑथर भी है इस आर्टिकल की। वो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट है, तो दे लुक फॉर लाइफ इन द आउटर स्पेस। तो आउटर स्पेस में लाइफ को देखने के लिए आपको जो लाइफ का जितना भी डाटा हमने ज़मीन से इकट्ठा किया है वो तो स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि इतनी बड़ी कायनात में आपने सारा डाटा एक छोटे से प्लैनेट से लिया है और उसकी बेस पे आप कोई जनरलाइजेशन बड़ी मुश्किल है कि आप पूरी कायनात में कर सके। तो लाइफ की और भी फॉर्म्स हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ है कि बहरहाल लाइफ जो है वो एक अगर प्रोसेस इधर है, इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है, इवॉल्व होके इस सतह पे पहुंची है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी का अगर हम मेजर कर सकें और ये देखें कि बाकी सितारों पे या सैयारों पे, सितारों पे तो नहीं लेकिन सैयारों पे या जो सैटेलाइट्स हैं उन पे अगर आपको उस तरह के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि देयर माइट बी लाइफ। इंटेलिजेंट चलें बाद की बात है। तो सेल्स जो हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से बने, सेल्स जो हैं वो प्रोटीन से बने, प्रोटीन्स जो हैं वो आप न्यूक्लियोटाइड्स कह लें उनसे बने, वो जो हैं मॉलिक्यूल से बने, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम से बने। तो इनकी कम्प्लेक्सिटी का उसने एक मेजर निकाला, उसको असेंबली इंडेक्स कहता है वो। ठीक है, असेंबली इंडेक्स क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप ले लें, उसको ब्रेक डाउन कर दें उसके पीसेस में, तो उन पीसेस को आप लेआउट कर लें एक फ्लैट सरफेस पे और आप ये वर्कआउट करें कि इनपुट से आउटपुट तक जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वहाँ तक पहुँचने के लिए इनको असेंबल करने का आपके पास शार्टेस्ट रूट क्या था। शार्टेस्ट रूट का मतलब ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू असेंबल दैट ऑब्जेक्ट। तो अगर उस ऑब्जेक्ट को आपने वो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स जितने होंगे उसके बाद फिर बायोटिक और एबायोटिक ऑब्जेक्ट का उन्होंने एक थ्रेशोल्ड भी दिया है अपने इस तजर्बे की बुनियाद पे, और वो थ्रेशोल्ड ये उसके ख्याल में अगर इंडेक्स असेंबली इंडेक्स जो है वो 15 से ज़्यादा है तो वो सब के सब बायोटिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जबकि 15 से कम है तो वो दोनों हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकता है और वो बायोटिक भी हो सकता है। अब ज़ाहिर लोगों ने सवाल किया कि ये आपने कैसे इंडेक्स वर्कआउट किया है, तो उसके लिए जो वो यूज़ करते हैं एक तो NMR है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोल्यूशन, ठीक है, और एक वो यूज़ करते हैं जी रेजोनेंस NMR, थैंक यू।
न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एक है, और दूसरा वो है इंफ्रारेड लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर शाइन करते हैं, और ये जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी कन्फिगरेशन डिफरेंट होने की वजह से वो डिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं बाकायदा। यानी ये स्टेटिस्टिकली आपने उसको असेंबली इंडेक्स तक नहीं पहुंचते, बल्कि आप यू कैन एक्चुअली काउंट, अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, एक मॉलिक्यूल की हम बात करें तो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। और फिर उनमें से देखेंगे जी मिनिमम क्या हो सकता था, ठीक है। तो इसको तो उन्होंने नाम दिया असेंबली इंडेक्स का। अच्छा, असेंबली इंडेक्स के बाद भी हम फिज़िक्स में ये कहते हैं कि जी लाइफ जो है वो रैंडमली वजूद में आई, ठीक है। तो ये एक हादसा था, अचानक से ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स अगर आपको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते तो ये एक महज एक एक्सीडेंट, हाँ, कंटिजेंसी जिसको वो बोलते हैं, तो ये भी बल्कि उसको चार में ये तकसीम करता है कि यूनिवर्स पॉसिबल, जहाँ हर चीज़ पॉसिबल है, फिर यूनिवर्स कंटिजेंट, मैं एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ चार जो इसने यूनिवर्सेस कही हैं, जिससे आगाज़ होता है असेंबली यूनिवर्स, असेंबली पॉसिबल, असेंबली कंटिजेंट और असेंबली ऑब्जर्व्ड। ये बाकायदा ग्राफ बना के भी उसने जो है वो दिए हुए हैं। तो असेंबली यूनिवर्स का मतलब ये है कि एनीथिंग गोज़, कोई रूल्स नहीं है, बस जो ब्लॉक्स हैं वो आपस में जुड़ के कुछ भी बन सकता है। तो लीगो ब्लॉक्स हैं, उन लीगो ब्लॉक्स की कोई भी कन्फिगरेशन किसी तरह भी जुड़ें तो वो जो ताजमहल लीगो है जिसके मेरे ख्याल 5,900 कुछ लीगो हैं, अगर आप उनकी मुकम्मल निकालना चाहेंगे जी ये टोटल कितनी कन्फिगरेशंस हो सकती हैं, तो वो मेरा ख्याल है 10 रेज़ टू द पावर 60, एक के साथ अगर आप 60 ज़ीरो लगाएं तो इतने उसके कम्बिनेशंस जो हैं वो बन सकते हैं विदाउट इंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर असेंबली इंस्ट्रक्शंस हों कि जी पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, उसमें मिनिमम भी हो सकते हैं, तो फिर आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, असेंबल कर सकते असेंबली हैं। पॉसिबल, ये जो पहला है इसका मतलब है कि जिस तरह इवेंट्स हुए बिग बैंग के बाद, अगर उसमें से कुछ भी चेंज हो जाता तब भी लाइफ आई जाती, हाँ, डिफरेंट आ अब ये जाती। अगला सवाल हो रहा है, मतलब इन एवरी केस कुछ ना कुछ हाँ, कोई कुछ ना कोई कुछ life हो। कॉम्प्लेक्स बन ही जाता है। लेकिन दूसरी चीज़ और भी है, वो ये है कि कितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ हैं कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की। अगर एक चीज़ होती ना तो हम कहते कि अच्छा चलें इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम थी, लेकिन ये एक कॉपी गलती से बन गई। लेकिन अगर वो उसकी कॉपीज़ मिलियंस में हैं तो फिर उसको प्योर चांस पे इसके बकौल आप नहीं छोड़ सकते, फिर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि वो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे बना। उसके लिए फिर इन्होंने एक मैथमेटिकल फार्मूला मॉडल भी वैसे बनाया है, मिलियंस में नहीं है, बिलियंस में है। जो बिलियंस मतलब तक पहुंच गए। जो मैथमेटिक्स जानते हैं उनके लिए, बाकी जो मेरी तरह हैं जो मैथमेटिक्स जिनका शोबा नहीं है, वो सिंपली ये समझ लें कि असेंबली इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉपी नंबर, ठीक है, और उसको उसने बस वो नॉर्मलाइज किया है। तो इट्स सम ऑफ असेंबली इंडेक्स, असेंबली वो एक है, और अगर हम i इज़ इक्वल टू 1 to t तक ले जाएं इसको, नहीं t नहीं है यहाँ पे, इसकी एग्जैक्ट फार्मूला मैं लिख देता हूँ। ये n है, ये ऑयलर है, ये असेंबली इंडेक्स है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय
NI, ये असेंबली नंबर है -1, ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन है, और टोटल नंबर है, ठीक है। ये इस तरह वो उनकी असेंबली निकालते हैं, और ये एक्चुअली लैब में एक्सपेरिमेंट्स करके मॉलिक्यूल्स की उसका असेंबली नंबर भी निकालते हैं, और उसकी जो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हैं वो भी निकालते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर आप कहेंगे जी ब्रेन का निकालना, तो ज़ाहिर है अभी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन एक उसका ख्याल है कि ये इनसाइट केमिस्ट्री से ली जा सकती है, अगर ये फिजिसिस्ट जो हैं वो पॉइंट पार्टिकल्स पे इंसिस्ट ना करें, और जो इमर्जेंट बिहेवियर जो कि एक बड़ी सतह पे जाके इमर्ज होता है, उसके लिए अगर वो ये अलाउ करें, तो फिर जो जिस चीज़ को आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे होते, उसको आप इवोल्यूशन और सिलेक्शन के प्रोसेस के ज़रिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इवोल्यूशन और सिलेक्शन के लॉज को यूज़ करके। अब मैं लीगो का दे रहा था, मिसाल दे रहा था, ताजमहल लीगो, ठीक है, उसके 5900 कुछ अगर पीसेस हैं, उनको जोड़ के आप ताजमहल बना रहे हैं, तो एक असेंबली इंस्ट्रक्शंस हैं, और उन इंस्ट्रक्शन स्टेप्स के तहत आप उनको जोड़ रहे हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन जो क्या है, ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन एनकोडेड है मेमोरी में, ठीक है, पेपर पे है या किसी भी तरीके से वो डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। तो ये मेमोरी या ये जो हिस्ट्री है, इसको वो कहता है कि फॉर्मेशन हिस्ट्री जो है ना ऑब्जेक्ट की, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में जो उसकी फॉर्मेशन हिस्ट्री होती है वो उसके अंदर लिखी गई होती है, लिखी हुई होती है। बायोलॉजी में तो ये समझ में आती है, आपके डीएनए में किस तरह असेंबल होने हैं, वो सारे सेल कैसे बनने हैं, वो हिस्ट्री उसमें मौजूद होती है, वो फॉर्मेशन हिस्ट्री है उसकी। अब वो फॉर्मेशन हिस्ट्री क्या करती है कि वो फॉर्मेशन हिस्ट्री आपको सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्प देती है। एनवायरनमेंट के साथ जो चीज़ मैच कर रही होती है इवोल्यूशन में, कि वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जो चीज़ डिज़ायरेबल होती है या जो चीज़ एनवायरनमेंट के साथ मैच कर रही होती है, एनवायरनमेंट में आपका जो बायोस्फीयर है, आपका जो टेम्परेचर है, आपके बाकी कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स की अब बात करें, ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स या सोशल कंस्ट्रेंट्स उन फिज़िकल कंस्ट्रेंट्स से डिफरेंट हैं, जिसको पहले लेवल पे उसने ये जो असेंबली यूनिवर्स कहा था, वहाँ पे तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता था। दूसरे में जो उसने कहा था असेंबली पॉसिबल, वो था अगर आप उसमें एक कंस्ट्रेंट डाल दें कि लॉज ऑफ फिज़िक्स ज़रूर अप्लाई होंगे, वो वायलेट नहीं होंगे, तो ये दूसरा लेवल है। फिर लॉज ऑफ फिज़िक्स के बाद आगे केमिस्ट्री के भी लॉज हैं, बायोलॉजी के भी लॉज हैं, और फिर सोसाइटी के भी आपके लॉज हैं, टेक्नोलॉजी के भी आप, यानी वो फिज़िकल कंस्ट्रेंट्स भी होंगी। फिज़िकल कंस्ट्रेंट के बाद आपकी एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स भी हैं। तो वो एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट में वो वाली स्पीशीज़ या वो वाला कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट होगा जो उसको मैच करेगा, और वो करने के लिए, उसको रेप्लिकेट करने के लिए क्या होगा कि वो उसको मेमोरी स्टोर करनी पड़ेगी, और वो मेमोरी एक्चुअल फिज़िकल स्पेस में स्टोर होती है, और वो जो फिज़िकल स्पेस में स्टोर हो रही है, इसीलिए वो कहता है कि वो जो फिज़िकल स्पेस में स्टोर हो रही है उसको वो कहता है कि ये मेमोरी नहीं है, ये ही टाइम है। इसको ग्रैपल करना बड़ा मुश्किल है, शुरू में मुझे भी बड़ा टाइम लगा था। हाँ, ये ही टाइम है, और वो ये कहता है कि असल में ये जितना कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होता है उसकी उतनी ही लॉन्ग फॉर्मेशन हिस्ट्री होती है। ज़ाहिर है ये एक चौक बनने से पहले आपको या ये कंप्यूटर बनने से पहले आपको, इस कंप्यूटर से पहले ज़ाहिर है इसके प्रोटोटाइप्स चाहिए थे ना, वो प्रोटोटाइप्स बजाते खुद असेंबल्ड थे, उनके उससे पहले जो प्रोटोटाइप्स थे वो भी असेंबल्ड थे, ठीक है। तो ये कंटिंजेंट यूनिवर्स है। एक तो असेंबली यूनिवर्स है जहाँ कुछ भी हो सकता है, वन स्टेप आप जाएं तो आप असेंबली पॉसिबल में आ जाते हैं, जहाँ फिज़िक्स के लॉज की कंस्ट्रेंट्स को करने के बाद एक जो आपके पास स्पेस रह जाती है, इसको वो कम्बिनेटोरियल स्पेस कहता है, कंबाइन करने की स्पेस आपके पास कम हो जाएगी फिज़िकल लॉज के तहत, ठीक है। उसके बाद फिर आगे वो कहता है कि ये असेंबली कंटिंजेंट है। अब ये असेंबली कंटिंजेंट के लिए एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट चाहिए, और उस कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में उसकी फॉर्मेशन हिस्ट्री भी चाहिए, और वो फॉर्मेशन हिस्ट्री
जो है वो बेसिकली टाइम में लिखी होती है और उसको वो कहता है डेप्थ इन टाइम। तो जितना ऑब्जेक्ट डीप इन टाइम में होता है वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। यूनिवर्स के बारे में जो आप बिग बैंग कह रहे थे, यूनिवर्स के बारे में वो ये कहता है कि ये बिग बैंग से अगर इसका आगाज़ तो खैर उसने नहीं कहा, लेकिन ये है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है एंट्रोपी के तहत उसकी जो है अब ये जब एक्सपैंड होती है तो या तो इससे टाइम क्रिएट होता है, फ्यूचर टाइम, फ्यूचर स्पेस भी क्रिएट होता है जो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता, और फ्यूचर टाइम भी उसके साथ, चूँकि वो थर्ड अगर आप डायमेंशन के तौर पर भी लें तो टाइम भी उसके साथ क्रिएट होता है। तो उसका कहना ये होता है कि फ्यूचर हमेशा प्रेजेंट से बड़ा होता है, तो इसलिए आप 1 to 1 मैपिंग नहीं कर सकते प्रेजेंट से फ्यूचर तक। तो जो डिटर्मिनिज़म का तो ये है ना कि आइंस्टाइन की यूनिवर्स के मुताबिक या तो आप उसको ब्लॉक यूनिवर्स ले लें कि हर चीज़ जो है प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट सब कुछ एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ जगहों पे मौजूद है। इट्स जस्ट दैट यू आर ट्रैवलिंग इन अ डिफरेंट ब्लॉक, आई एम ट्रैवलिंग इन अ डिफरेंट ब्लॉक। तो हमारी और उसमें यूनिवर्स जो है वो मुकम्मल तौर पर डिटरमिन्ड है, कोई रैंडम इवेंट नहीं है, कोई चांस नहीं है आइंस्टाइन की इसकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक। लेकिन इसके ख्याल में फ्यूचर यूनिवर्स इज़ एक्चुअली लार्जर दैन द प्रेजेंट यूनिवर्स, और फ्यूचर टाइम इज़ बिगर दैन द प्रेजेंट टाइम। तो आप उसकी कभी भी 1 to 1 मैपिंग नहीं कर सकेंगे प्रेजेंट की फ्यूचर में। ये मैंने भी थोड़ा सा लीप कर दिया, स्टेप बाय स्टेप मुझे चलना चाहिए था, लेकिन आपने चूँकि सवाल किया तो मैंने। अब ये जो क्रिएट हो रहा है, मतलब मैं सिर्फ इस पॉइंट के अगर हम डिस्कस करें तो जो प्रेजेंट है उसके बुनियाद पे क्रिएट हो रहा है, या देखिए ना, अगर तो फ्यूचर 100% जो प्रेजेंट की बुनियाद पे क्रिएट हो रहा है जी, फिर भी डिटर्मिनिस्टिक ही हुआ। लेकिन इफ समथिंग न्यू इज कमिंग, फिर क्वेश्चन हो न्यू वो कहाँ से उसके आ लिए रही है। लूज समथिंग न्यू के लिए ना वो लफ्ज़ यूज़ करता है नोवेलिटी का, नोवेलिटी। लाइफ में ये जो नॉवल चीज़ें हैं ना, नॉवल चीज़ों से मुराद ये है कि आप नॉन फिज़िक्स के जो लॉज हैं और जो प्रॉपर्टीज़ हैं पार्टिकल्स की या ऑब्जेक्ट्स की, या इनिशियल कंडीशंस कह लें, इनिशियल कंडीशंस प्लस फिज़िकल लॉज, इनकी बेस पे अगर आप किसी चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और वो एक्चुअली हो रही हैं तो वो फिर वो नॉवेलिटी है। वो तो अब नॉलेज की novelty कमी में भी हो सवाल सकती ये है, है, नॉलेज की कमी भी हो जी, सकती है ना। नॉलेज की भी कमी हो सकती है। नॉवेलिटी एक तो उसमें यह है कि मसलन ली क्रॉनिन का एक बड़ा अजीब सा फ़लसफ़ा है। मसलन हम तो ये समझते हैं ना कि जो क्लासिकल फ़िज़िक्स है वो डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है, और ये जो रैंडम एलिमेंट आया है ये शायद क्वांटम से आया है, जिसमें आप लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी की वजह से आप चूँकि जितना तयक्कुन से उसकी पोजीशन को डिटरमिन करेंगे उतना आप उसकी वेलोसिटी को लूज़ कर जाएंगे, तो आप उसकी फ्यूचर आउटकम को प्रोबेबिलिटीज़ में तो बता सकेंगे, एग्जैक्ट नहीं बता सकेंगे। लेकिन ली क्रॉनिन के ख्याल में ये इवन अगर आप एक बिलियर्ड बॉल ले लें और न्यूटोनियन फिज़िक्स पे भी उसको अप्लाई करें तो बिलियर्ड बॉल लेट से कि 3 सेंटीमीटर की एक बिलियर्ड बॉल है और उसको वर्कआउट करें कि इसके अंदर जो हैं वो कितने एटम्स हैं, ठीक है, और आप उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स मालूम करें। एक बिलियर्ड बॉल दूसरे को जब हिट करेगी तो आपको एग्जैक्ट उसके कोऑर्डिनेट्स, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तभी आप फ्यूचर फिज़िक्स के लॉज को अप्लाई करके उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे। तो वो ये कहता है कि ये इन्फिनिट रिग्रेशन है, आप उसको 100%, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में आपको इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए एग्जैक्ट उसकी वो निकालने के लिए। तो ये केओस थ्योरी से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके ख्याल में वो बिलियर्ड बॉल को अगर आप ये लें कि इसमें फ्यूचर में कौन कौन से एक्शंस पॉसिबल होंगे, वो उसमें ज़ाहिर है लिखे तो नहीं हुए ना, वो तो सिर्फ फिज़िक्स में है, ठीक है, उसकी कोई मेमोरी नहीं है, ठीक है, उसकी कोई टाइम वो नहीं है।
इसलिए हम उसको जो है वो प्रिडिक्ट उस लेवल तक कर रहे होते हैं। लेकिन जो नया टाइम उससे पैदा होता है स्पेस से, या टाइम से स्पेस पैदा होता है, पता नहीं, वो दोनों उसने चीज़ें लिखी हुई हैं, मुझे खुद भी नहीं समझ में आई उसने, यानी वो खुद भी इस पे अभी क्लियर नहीं है कि टाइम से स्पेस पैदा होता है या स्पेस से टाइम पैदा होता है, या दोनों एक ही वक्त में दोनों पैदा होते हैं, कौन किसका कॉज बनता है वो नहीं। लेकिन ये जो एक कॉजल हिस्ट्री है ना, कॉजल चेन ऑफ इवेंट्स है ना, ये कॉजल चेन ऑफ इवेंट्स जो है ये लिखी हुई है टाइम में, और ये टाइम में जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर ये फिज़िकली लिखी होती है, यानी ये मेमोरी जो है वो फिज़िकली स्पेस उसी तरह स्पेस ले रही होती है जिस तरह हम कहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो जगह घेरती हैं, तो जितने एटम ज़्यादा होंगे उतनी जगह वो ज़्यादा घेरेंगी, यानी मैस के हवाले से। तो इसी तरह जितनी उसकी मेमोरी ज़्यादा होगी उतनी जगह वो ज़्यादा घेरेगी। अब ये सवाल फिर पूछा गया उससे, ली क्रॉनिन से, कि फिर आप क्या समझते हैं कि क्या ये लाइफ जो है, यूनिवर्स जो है, क्या ये डिटर्मिनिस्टिक है या ये रैंडम चांस है? तो इसका वो बड़ा डिप्लोमेटिक सा उसका जवाब है। वो ये कहता है कि अगर आप फ्यूचर का सोचें तो इट्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक, लेकिन जब इवेंट हो जाता है सो इट्स देन इट बिकम्स डिटर्मिन्ड। फिर इसलिए क्योंकि वो फिज़िकल स्पेस वो क्रिएट हो चुकी है, और अब आप उसकी बेस पे फिज़िक्स के लॉज को अप्लाई करके आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। लेकिन बहुत सारी ऐसे नॉवल चीज़ें हो रही होती हैं जिनका कोई प्रेसिडेंस मौजूद नहीं होता, या आपकी ऑब्जर्वेशन में कम से कम नहीं आ रहा होता। तो वो कहना उसका ये है कि नॉवेल्टी इतनी मौजूद है लाइफ में, यूनिवर्स में। लाइफ उसकी खुद एग्ज़ाम्पल है एक, जिसको नॉन फिज़िक्स के जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर रहते हुए आप इस लाइफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ इसको बैक में तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो पहले से हुआ, लेकिन इसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि जी ये लाइफ पैदा होगी जो नॉन आपके फिज़िकल। ये उसका आइडिया। ज़रा माइक दीजिएगा। ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट है कि क्या चीज़ बन सकती थी, कार्बन की आपने मिसाल दी है। जी 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 कार्बन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक, इसकी 4 वैलेंसी है। जी जी बोरॉन भी उसी उसमें है, ठीक है, और सिलिकॉन भी उसी में है। जी जी तो वो जो सवाल का जवाब कि जी क्या बन सकता था, उसको कुछ केमिस्ट्री के लॉज भी जी उस पर अप्लाई होते हैं। मसलन अभी तक बोरॉन और कार्बन के गिर्द इस कायनात में तो इसलिए नहीं पता लगेगा कि अगर किसी सैटेलाइट की बात करें तो ये नहीं पता कि उस सैटेलाइट तक हम कैसे पहुँचें, और अगर ज़मीन पे वो कोई चीज़ मिले तो वी हैव नॉट कैटलॉग्ड इट ऑलरेडी, ये कह सकें कि ये कहीं बाहर से आया था। लिहाजा ओनली चांसेस के जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसको देखा जाए। बोरॉन और सिलिकॉन के गिर्द लाइफ अभी तक पैदा नहीं हुई। जी जी कार्बन के गिर्द हुई। कार्बन की 4 वैलेंसी है और आसानी से नाइट्रोजन से कंबाइन करके हाइड्रोजन से न्यूक्लियोटाइड बन गए। आगे फिर एक और लिमिटेशन है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी इन 1000, लेकिन वही सिर्फ बनते हैं या रहते हैं जो स्टेबल हैं, ठीक है। आरएनए डीएनए के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये सारे स्टेबल फॉर्म में हैं। जी जी अनस्टेबल कुछ चंद हज़ार होंगे जो स्पीशीज़ बनती हैं, उसमें जब रिएक्शन हो रहा होता है ना सर, उसको वक्त ने भी ठीक कर दिया, स्पेस ने भी, टाइम ने भी, और एनवायरनमेंट ने भी। ये नहीं मुझे समझ आती कि उसमें लाइफ किस स्टेज पे आई होगी, जी हाउ डिड इट इनिशिएट लाइफ। लेकिन ये लॉज केमिस्ट्री के अप्लाई ज़रूर होते हैं विच डिटरमिन के क्या होगा। जी जी बिल्कुल। वो चूँकि केमिस्ट्री उसका बुनियादी शोबा है और उसने केमिस्ट्री से ही उठाए हैं। मैं इतनी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा
जब हम दूसरे सैयारों पे ज़मीन को ज़िंदगी को तलाश करते हैं ना, तो असल में हम केमिकल लाइफ जिस तरह की हमारे पास है हम उसको तलाश करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो कार्बन बेस्ड ही हो ना। और कार्बन भी बेसिकली तो कार्बन की जो सर ने जैसे बात की, उसकी स्टेबिलिटी है ना, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसकी मल्टीपल कॉपीज़ ना बनाई जा सकें, ना वो इतना वीक है कि उसमें फ्यूचर फॉर्मेशन हिस्ट्री एनकोड ना की जा सके। दोनों मतलब चीज़ें ये बैलेंस चाहिए ना, एक फाइन ट्यून जो हम आर्गुमेंट देते हैं असल में। हाँ, कार्बन की वैलेंसी इस लिहाज से एबनॉर्मल है जी जी कि इट गिव्स यू लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। जी। कार्ल सेगन से मेरी मुलाकात हुई थी, अच्छा अच्छा। जो जो जिसने ये सारी बात आगे चलाई जी है। जी। उसने ये कहा था कि ये एक लंदन में कॉन्फ्रेंस थी 1974 में, वहाँ पे एक सर आप अगर तारुफ करवा दें बाकियों को भी अपना, मुझे तो पता है। तारुफ है डॉक्टर शमशाद, जी, में जी। एटॉमिक एनर्जी कमीशन से रिटायर। जी जी। तो कार्ल सेगन ने ये बात वहाँ पे कही थी, सब लोग मैथमेटिशियन, इसका टाइटल था एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। जी जी। उसने सारों को सम अप करते ये कहा था कि ये जो बायोलॉजिस्ट क्लेम करते हैं कि 1 मीटर मिला, उसमें हमने देखा कि कायनात में कहीं से लाइफ आई हुई है, हैव वी कैटलॉग्ड एवरीथिंग ऑन अर्थ जो मौजूद है, जी, जी। ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल बैक्टीरिया, इसलिए ऐसे फॉल्स क्लेम नहीं। दूसरी बात, उस ज़माने में मार्स पे अभी वो स्नो नज़र आई थी, वो स्नो समझे थे, जी, जी। हालांकि वो थी कार्बन डाइऑक्साइड सोलिडिफाइड। तो फिर वो डिसेप्शन वाज फर्दर रिकन्फर्म्ड कि नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड सोलिडिफाइड है, लाइफ कोई नहीं है मार्स पे। उसने ये भी बताया था कि ये जो हमारे भेजते हैं वॉयजर्स और दूसरी चीज़ें जो 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के फासले से देखती हैं लाइफ के साइंस, दिस इज़ आल्सो इनएक्यूरेट। इतने फासले से लाइफ के साइन नज़र नहीं आते। बट एनीवे, अच्छा, पर आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आपने बहुत अच्छा किया, इसमें एक जो है वो केमिस्ट्री का पर्सपेक्टिव वो वजाहत से आपने बयान कर दिया। ये भी बेसिकली बात यही कर रहा है कि अगर 92 नेचुरल आपके एलिमेंट्स हैं ना जो अभी नोन हैं 92, उनको अगर उनके तमाम बॉन्ड्स को आप निकाल लें और उनके टोटल कम्बिनेशन बनाने की कोशिश करें, तो इसके ख़्याल में इस तरह की आपको 10⁻⁻23 और यूनिवर्सेस चाहिए, यानी इतने ज़्यादा कम्बिनेशन उसके। मसलन न्यूक्लियोटाइड की सर बात कर रहे थे, तो न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें 50 से 200 ऑन एवरेज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और फिर अगर आप इसको 100 ही ले लें तो फिर उनमें अगर ये केमिस्ट्री की रेस्ट्रेंट्स उस पर ना करें तो वो नहीं होगा। जी 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 उनकी स्ट्रक्चर्स हैं जी। तो इस तरह ये कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन लकीली एक्चुअली जो हैं वो बहुत थोड़े हैं ना। वो एक्चुअली थोड़े क्यों हैं? वो सिलेक्शन और इवोल्यूशन प्रोसेस वो ये कह रहा है। अब इवोल्यूशन में यह है कि जो स्टेबल होगा वही रहेगा, और ये जो इसने इवोल्यूशन की थ्योरी दी है वो डार्विन की इवोल्यूशन से पहले की है, वो उसको कहता है प्री बायोटिक, यानी ये स्पीशीज़ का इवॉल्व नहीं होना, ये इवन मॉलिक्यूल्स की इवोल्यूशन है, ये केमिकल इवोल्यूशन है जो इससे बहुत पहले की है, जिसके लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स दरकार हैं। और ये यानी अगर हम लेबॉरेटरी में इस तरह का कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट अब बनाने की कोशिश करें द फिज़िकल लॉज, तो हमें उसके लिए उतना टाइम जो है वो चाहिए होगा, उतनी डेप्थ एंड टाइम चाहिए होगा, और उसके लिए जो पहले जितने भी आपको प्रोटोटाइप्स हैं वो सारे चाहिए होंगे, और उस प्रोटोटाइप्स के लिए आपको वो वक्त दरकार होगा, और अगर वो वक्त नहीं है जो कि फाइनाइट यूनिवर्स में पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए वो कहता है कि ये भी एक इन्फिनिट यूनिवर्स है, और उसको दोनों तरफ से ले सकते हैं। एक तो ये कि एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, दूसरा ये कि अगर ये सिंगुलैरिटी थी तो फिर वो रॉजर पेनरोज वाले आइडिया पे आ जाता है कि ये जो बिग बैंग था इट्स जस्ट वन ऑफ द साइकिल्स। तो बहुत सारे साइकिल्स हैं, उनमें से एक साइकिल ये वाला बिग बैंग है, और रॉजर पेनरोज के ख्याल में भी जो है व्हाट इज़ लॉस्ट इज़ बेसिकली इंफॉर्मेशन। तो यूनिवर्स रीसेट्स इटसेल्फ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी बिग बैंग,
अब ये भी बड़ा मुश्किल है आइडिया इसको अनपैक करना, ये रॉजर पेनरोज का, लेकिन पॉपुलर ये भी बड़ा हुआ। अब उसमें ये है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो जब ज़ीरो हो जाती है, आप रीसेट हो जाती है, यानी वही यूनिवर्स, और फिर नए सिरे से वो काम एक और साइकिल में चल पड़ता है। तो इस हवाले से भी ये इन्फिनिट हो सकती है और एवर एक्सपेंडिंग में भी हो सकती है। अब वो जो एक तसव्वुर था कि जी ये रैप बैक होगी, फ़िलहाल तो वो साबित करना मुश्किल है। अब अच्छा, अब जो इसके एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स इसने जो जी ये अब साबित हो गया है कि एक्सपैंड ही कर रही है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही। ये शहरयार इस पे कुछ बेहतर बता सकेंगे, ज़्यादा बेहतर। मुझे पता है कि ये साबित हो गया, लेकिन डेंसिटी ऑफ द यूनिवर्स, जी जी, और उसमें अगर डेंसिटी 0.94 से कम हो तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, 0.94 से ज़्यादा को मैंने ऐसा कहीं पढ़ा। जी जी, क्या है फार्मूला? शहरयार ज़रा मुख्तसर रखिएगा। अच्छा, अभी रहता है आपका टॉक में है अभी? और हाँ, चलें, अभी तो सवाल ही हम ले रहे हैं। तो खैर ये तो कंफर्म है कि एक्सपैंड हो रही है यूनिवर्स, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये है कि एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन भी हो रही है यूनिवर्स की, उसकी स्पीड मज़ीद बढ़ती जा रही है एक्सपेंशन की, जो कि 1998 में जब उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की थी डिस्टेंट सुपरनोवास की, उससे हमें पता चला था कि इसकी ना सिर्फ यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है बल्कि मज़ीद तेज़ी से एक्सपैंड होती जा रही है। तो इसका अभी हमें नहीं पता कि वापस शायद कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन अभी जो हमारी लेटेस्ट एविडेंस है उसके मुताबिक तो हमेशा हमेशा एक्सपैंड होती जाएगी और ठंडी से ठंडी होती जाएगी, डार्क होती जाएगी, और एंड में जो है इसका इसी तरह बिग चिल कहते हैं ऐसे, उसमें इसका खात्मा होगा यूनिवर्स। अच्छा, बिग चिल में ये जो मैं अर्लियर ऑन बात कर रहा था ना, एरो ऑफ टाइम में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें ये है कि ये आहिस्ता 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 ये बिल्कुल कूल डाउन हो जाएंगी सारी, तो फिर ये इसका एक इख्तिताम होगा। तो यानी आप कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में एक ये भी है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी जिसको हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ये बेसिकली सेंट्रल या मिडल फेज़ है यूनिवर्स का। शुरू में वो इस काबिल नहीं थी कि जैसे ये ली क्रॉनिन भी ये कहता है कि शुरू में यूनिवर्स में इतनी उसके पास फॉर्मेशन हिस्ट्री ही नहीं थी कि वो कैलकुलेट कर पाती ना। एक टाइम आया कि जिसके बाद वो कैलकुलेशन और वो आना शुरू हुई। अब ये जंप जब लगाता है वो एबायोटिक और बायोटिक पे, तो वहाँ जाके डिफरेंस हमें समझ नहीं आती कि ये मेमोरी एबायोटिक ऑब्जेक्ट्स जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें कैसे ये होती है, फॉर्म कैसे होती है। मुझे समझ नहीं आई कि मतलब टाइम ऑब्जेक्ट कैसे और टाइम में मेमोरी किस तरह इनकोड हो रही है। वो उसके लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल, हाँ, मेमोरी का इस्तेमाल करता है, हिस्ट्री का, फॉर्मेशन हिस्ट्री का उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन ये बेसिकली फॉर्मेशन हिस्ट्री जो है, इसको आप, मैं जिस तरह समझाऊँ वो ये है कि जैसे फ़िज़िकल कंस्ट्रेंट्स हैं, इसी तरह केमिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, इसी तरह एनवायरनमेंट में वो जो सिलेक्शन की हिस्ट्री है ना, कि वो जो स्टेबल होता है उसमें, हाँ वो और उसके लिए आपको कोई इंटेंशन या फ्री विल वो भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ ये है कि उसको स्टेबलाइज होने के लिए वो सारी जो मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं उसको असेंबल होने के लिए जो दरकार हैं, अगर वो उसके पास हैं तो वो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये शहर हैं, कंप्यूटर है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ज़ाहिर है इट इज़ ऑल बिल्ट ऑन द प्रीवियस ऑब्जेक्ट्स। और इसको अगर आप लैब में आप स्पॉन्टेनियसली अचानक से बनाने की कोशिश करें, जैसे कि मल्टीपल यूनिवर्सेस में तो ये ना कि हम एक में रहते हैं तो दूसरी में शायद फ्लक्चुएशन में अचानक वो इस दुनिया में आके जो है वो गायब हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये दोनों को रिजेक्ट करता है, यानी मल्टीपल यूनिवर्सेस को भी रिजेक्ट करता है, और जो डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स है उसके बारे में इसकी अलबत्ता ये है कि फ्यूचर इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक। पास्ट को हम चूँकि प्रिसाइज हमारे पास इनिशियल कंडीशंस आ जाती हैं, और वो लॉज जो सिलेक्शन के ज़रिए जो आ रहे होते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ पॉसिबिलिटी पे जाएं तो फिर तो ये यूनिवर्स के पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप इस टाइम के अंदर उसको कैलकुलेट कर सकें। तो ये जिसको नॉन कंप्यूटेबल कहते हैं, इसके ख्याल में वो इसलिए नॉन कंप्यूटेबल है कि उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को इवॉल्व होके और सिलेक्शन के स्टेप से गुज़र के जितना टाइम लगा है वो
उसकी जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी उतना टाइम हमारे पास अभी गुजरा ही नहीं है, और हम तो माजी की बेस पे ही फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो हमारा फ्यूचर जो है वो इससे इतना ज़्यादा बड़ा है कि प्रेजेंट और पास्ट उसके मुकाबले में वो कम है, इसलिए आप इसकी बेस पे कभी भी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यानी वो ये उसका आइडिया है। ठीक है, तो चलें, मेरा ख्याल है मैंने कोशिश की है जितने आसान में, लेकिन ये टॉपिक है ही इतना मुश्किल कि इस पे जितनी मैं हातुल वसा कोशिश कर सकता था इस पे किया, लेकिन फिर भी आपके अगर कोई सवालात हों मज़ीद तफसील के लिए मैं रिकमेंड करूँगा सर ये एक दफ़ा अगर दिखा दें, ई ऑन पे एक आर्टिकल है, मैं उसका टाइटल पढ़ देता हूँ। हाँ, टाइम इज़ एन ऑब्जेक्ट, हाँ, टाइम इज़ एन ऑब्जेक्ट, eon.com पे अगर आप चले जाएं, AEON eon.com पे टाइम इज़ एन ऑब्जेक्ट, तो उसमें ये सारे क्लेम्स उसने वन बाय वन, उसके अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो उसमें आपको इतना कोहेरेंट नहीं लगेगा, लेकिन ये बहुत पेपर जो है ये देखें ऊपर लिखा है, नॉट अ बैकड्रॉप, एन इल्यूजन और एन इमरजेंट फिनोमेना, टाइम हैज़ अ फिजिकल साइज दैट कैन बी मेजर्ड इन लेबॉरेटरीज। और वो उस जो मैंने उधर टाइम को मतलब इक्वेशन कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में ये मेजर कर रहा है, मतलब ये समझ नहीं आ रही मुझे जी, कि ना टाइम complexity। किस तरह परसीव कर रहा है टाइम, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, किस तरह ऑब्जेक्ट है, फिजिकल साइज किस तरह है, एक मेमोरी है, जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी उतना ज़्यादा टाइम गुजर गया, ये है बेसिकली मेमोरी साइज इज टाइम। जी जी, मैं फॉर्मेशन हिस्ट्री उसकी जितनी डीप है ना, तो उतना वो डीप ऑब्जेक्ट है उस टाइम में, और जितना वो डीप टाइम में होगा उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेकिन होगा। फिर इसका मतलब ये उसका- मतलब मसला फिर इसमें ये आ जाता है ना कि जिस तरह हम बहुत डिस्टेंट फ्यूचर में हम चले जाएंगे, जिस तरह आपने कहा, तो यूनिवर्स कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो जाएगी, तो इसका मतलब है उसकी मेमोरी लॉस्ट होगी, इसका मतलब है क्या टाइम वापस रन करना शुरू होगा। नहीं, ये इसकी थ्योरी नहीं है कि वो जो सिंपल हो जाएगी, ये तो मैं कह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्सिटी की एक थ्योरी ये भी है कि ये बेसिकली ये मिडल फेज़ है जिसमें आप कॉम्प्लेक्सिटी तक पहुँच सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो वो तो लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही रूल करेगा, उसको और तो ये एंट्रोपी नहीं मान रहे ना, लेकिन उसको ये तो इसको नहीं मान एंट्रोपी रहे। नहीं मान रहा। इसको तो वो कह रहे हैं टाइम हाँ, एंट्रोपी ये नहीं वाला मान टाइम रहा। नहीं है, ये अपना टाइम है जी। इनका, लेकिन ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ बढ़ रहा है। जी, जी। लेकिन हमें पता है कि यूनिवर्स जैसे जैसे फ्री एनर्जी ज़ाया होती जाएगी यूनिवर्स की, जो जिसको हम वर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह जो है अब सिर्फ ये एक मिडिल फेज़ है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी विल स्टार्ट टू डिक्रीज, उसके बाद प्लैनेट्स ही ख़त्म हो जाएंगे, स्टार्स ही नहीं बचेंगे, तो किस तरह लाइफ इवॉल्व होगी। तो डिस्टेंट फ्यूचर में सिर्फ ब्लैक होल्स होंगे, इट विल बी एन एक्सट्रीमली सिंपल यूनिवर्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी से वापस सिंप्लिसिटी पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है क्या इनके टाइम के मुताबिक मेमोरी लूज़ होती गई तो टाइम विल रन बैकवर्ड्स। तो ये इसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही है इसकी कि टाइम पहले आगे जा रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं इनके मुताबिक। नहीं, टाइम का तो relation उसने complexity से जो है वो बैक इसको किया ही नहीं, लेकिन ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, असल में वो उसको नहीं मानता। हम चूंकि उसको मानते हैं तो हमें लगता है कि उसके वो एक बड़ी तो बिल्कुल ही टेक्निकल फजूल बहस बात है करने वाली के हाँ, तो नहीं, second law of उसने thermodynamics को नहीं मान ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक लॉ है आप नहीं वैसे उसको वो पढ़ें तो ये मैंने आधा पढ़ा था, फुल नहीं पढ़ा। हाँ, इसको फुल पढ़ें। इसमें लेकिन ये बेकार लग एग्जैक्टली रहा है। खैर ऐसे सिंपल नहीं है कि वो इसको इस तरह नहीं मानता। वो एरो ऑफ टाइम को मानता है, डायरेक्शनल है, फ्यूचर में है, लेकिन उसका ये कहना कि जी फ्यूचर को आप करंट प्रेजेंट या पास्ट के बेस पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये नहीं आप कर सकते। और ये मतलब एक भी इसका मतलब क्रूशल जो बात है इसकी वो ये है ना कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के जो पोजीशन है, वेलोसिटी है, उसको आप इन्फिनिट प्रिसीजन तक नहीं स्पेसिफाई कर अब सकते। मसल में उसमें और चीज़ें भी आ जाती हैं ना, मसलन एक ऑब्जेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं कि जिसमें अब वो फ्यूल जब कंज्यूम हो जाता है तो आप उसको रीफ्यूल करते हैं, इंटेंशनली कर रहे होते हैं, आप उसको एनर्जी लगा के दोबारा से यानी ऑर्डर उसको क्रिएट कर रहे होते हैं, बैटरीज बना के, और वो कर रहे होते हैं। तो लेकिन कब तक करेंगे? बात यह है कि अल्टीमेटली तो यानी वो वर्क आप एनर्जी तो लगा रहे हैं ना इंसान, बैटरियां बना के या वो, लेकिन सोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो बैटरियों से तो तो ये क्रिएटिविटी यूनिवर्स में इस तरह ला रहा है कि
किसी भी ऑब्जेक्ट ओपन एंडेड करके, फ्यूचर को ओपन एंडेड नहीं, करके वो सिर्फ जो है ना रियल नंबर की जो इन्फिनिट प्रिसीजन है ना, वहाँ से क्रिएटिविटी ला रहा है यूनिवर्स में, क्योंकि इन्फिनिट की स्टोर करने की आपके पास स्पेस नहीं है, तो ये है कि सिर्फ फाइनाइट एक वक्त में एक्सेस हो सकती है। तो इसका मतलब, लेकिन इसका फिर मसला इसके साथ ये है कि जिस तरह फाइनाइट से हम मज़ीद आगे के डेसिमल प्लेसेस तक एक्सेस करेंगे तो वो सारे तो रैंडमली आएंगे ना, तो वो तो फिर ये है कि आप रैंडमनेस इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, कोई ऑर्डर किस तरह आएगा उससे, तो वो उसके सिलेक्शन अंदर के फिर जरिए वो सिलेक्शन, उसमें से जो स्टेबल होगा वही रहेगा और बाकी जो है वो पेरिश हो जाएंगे। वो इवोल्यूशन और सिलेक्शन के ज़रिए होगा इसके बकौल। अच्छा, इन सब बेसिक एलिमेंट्स जनरल लोगों को आइडिया केमिस्ट्री का नहीं होता, 118 है जी नेचुरल, मैंने नेचुरल बताया, वैसे तो ठीक है। 118 जो इस वक्त करंट हैं बेसिक एलिमेंट्स, वो 118 है। मैंने 92 का बताया था जो नेचुरली अकरिंग हैं, कुछ सिंथेसाइज। पेपर दिखा रहे थे नेचर का, जी जी, हाँ इसका भी ये दूसरा ज़रा दिखाएं, वो जो असेंबली थ्योरी वाला है, ये ऑनलाइन पड़ा है, ये डाउनलोड आप PDF कर सकते हैं, ये फ्री एक्सेस है इसकी। असेंबली थ्योरी, ये मेरे पास हार्ड कॉपी भी है, तो इसकी कॉपी आप करवा सकते हैं, हाँ ऊपर से कॉपी करवा सकते हैं। इसमें कुछ ये रिपोर्टिंग समरी वगैरह वाले पेजेस छोड़ के तो बाद में इनको करवा दें, ये पहले चंद पेजेस ना 8-9 सफ़े हैं और ये इतना कम्पैक्ट है कि यकीन करें कि एक एक पैराग्राफ पे इतना मुश्किल है। अगर इसने ये साथ ये ना लिखा होता तो बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने सिरे से उसको पढ़ा ही नहीं है। और आप पढ़ के सवाल करें तो और बात है, लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ, मैं तो साइंसदान नहीं हूँ, लेकिन एक बंदे का अगर आर्टिकल नेचर में छपा है तो मेरे जहन में ये आता है कि बहरहाल वो ऐसी हर चीज़ फजूल में तो नहीं छाप देते। अगरचे वो कुछ दिन पहले मैंने आपको भेजा था, वो छापते भी हैं तो रिट्रैक्ट कर लेते हैं ना, अगर कोई उन्हें गलती नज़र आती है तो उसको रिट्रैक्ट कर लेते हैं। ये नहीं हुआ, और इसके डिफेंस में भी जो है वो उसके बहुत सारे फिर इंटरव्यूज़ भी हुए और बहुत सारे इसमें लेकिन ये इतनी ड्रास्टिक किस्म की चेंज है ना कि जिसमें आइंस्टाइन टाइम को स्पेस के साथ नत्ती करके, इनसेपरेबल करके, तो वो कह रहा है कि उसके बगैर नहीं, ये मैटर के साथ नत्ती कर रहा है और कहता है कि वो जो टाइम एक्चुअली स्पेस को क्रिएट करता है और उस फॉर्मेशन हिस्ट्री जो है वो ही टाइम है, और उसके बगैर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नहीं बन सकते। और लेकिन अगर इसको आप मान लें तो बहुत सारे जो सवाल हमारे फिज़िक्स, अभी करंट फिज़िक्स नहीं दे पाती, उनमें से काफ़ी सारे हल भी हो जाते हैं और कुछ सवाल पैदा भी हो जाते हैं, मज़ीद कुछ उलझावे बढ़ भी जाते हैं। तो लेकिन मुझे इसमें दिलचस्पी इसलिए आई कि एक ड्रास्टिक किस्म का, एक बोल्ड किस्म का स्टांस लेके, एक जो मैं तो ये समझता हूँ कि 100 साल हो गया तकरीबन फ़िज़िक्स में, हम अब डेड एंड पे पहुँचे हुए हैं कि जहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, वो जो ख़ास तौर पर यूनिफिकेशन वाली। एक तरह से कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन कोई टाइम मांग रहा है। मुझे तो लगता है ये भी एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तरह इसने एक थ्योरी पेश की है, क्योंकि इसमें टाइम भी है, इसमें स्पेस भी है, इवोल्यूशन भी है, सिलेक्शन भी है, कम्प्लेक्सिटी भी है, और ये जो नाम हम आम तौर पर जो लेते हैं ना, इंफॉर्मेशन और मेमोरी, फ़िज़िकल स्पेस जो मेमोरी के लिए चाहिए होती है, ये उन्हीं को इसने अब टाइम का नाम दे दिया। बात यह है कि टाइम तो किसी भी तरीके से अगर आप उसको मेजर कर सकते हैं, तो अब मेजर ऑफ़ टाइम उसके ख़्याल में ये टिक्स से नहीं है। मेजर ऑफ़ टाइम जो है वो नंबर ऑफ़ स्टेप्स, जो ये जो असेंबली इसने निकाला है इससे है। ये जो फार्मूला मैंने ऊपर लिखा है, और ये फार्मूला ये है कि असेंबली इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ कॉपीज़, और फिर उसको उसने नॉर्मलाइज किया। जी, और ये उसको क्वांटिफाइबल है, और ना सिर्फ ये कहता है बल्कि कहता है कि लैब में वो उसको मेजर भी कर रहा है। क्वांटिफाइबल नहीं है बल्कि लैब में कहता है कि हम इसको मेजर भी कर रहे हैं। अगरचे ये अभी तक का जो इसका डाटा है वो वैसे मौजूद भी है। मॉलिक्यूलर असेंबली के नाम से एक वेबसाइट है, उस पर वो डाटा आपको मिल जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये इसने कैसे अप्लाई किया इस पर। लेकिन मॉलिक्यूलर डैश असेंबली है या मॉलिक्यूलर असेंबली है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा, वो आप देख लीजिएगा। तो लेकिन हाँ, इसको बंद कर दें। तो लेकिन
मॉलिक्यूल्स की हद तक ही है उसका भी डाटा। उससे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स जिन पे हमें मतलब हम तो कॉन्शियसनेस और ह्यूमन ब्रेन और ये एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग उस पे आ जाते हैं, वो तो ज़ाहिर है अभी भी कैलकुलेट करना फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है। कोई क्वांटम कंप्यूटर आया तो शायद कोई प्रोसेस बीच में कर सकते हूँ। तो उसमें भी क्वांटम में भी है कि क्वांटम कंप्यूटेशन में भी जो है ना आपको लीस्ट नंबर ऑफ़ पाथ्स लेंगे तो तभी आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह लीनियर अप्रोच जैसे टाइम की हमने रखी हुई है, अगर इस तरह चलें तो फिर तो शायद हम कभी भी उसकी फॉर्मेशन हिस्ट्री को ना ले सकें। एक मॉलिक्यूल की यार 2 बिलियन से ज़्यादा जो हमारा क्लॉक वाला टाइम है उसमें मेजर अगर करें तो इससे ज़्यादा की जो है वो हिस्ट्री मौजूद है, और वो फॉर्मेशन हिस्ट्री उसके अंदर किसी ना किसी शक्ल में वो मौजूद है। सर तो मतलब फॉर एग्जांपल आपने उस एक्सपेरिमेंट का सुना होगा जो हेरल्ड यूरे, और वो क्या नाम था उसका, यूरे वाला एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने लेबॉर्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहली दफ़ा सिंथेसाइज किए थे। उसके अंदर उन्होंने प्रीबायोटिक वो जो सूप था ना, सूप था, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट था। उसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया था और कुछ कंडीशंस रखे थे। उसके अंदर उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डाले थे उसके अंदर, और बस बिजली का स्पार्क दिया और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकल आए। तो उससे प्रूव हुआ कि ना इट इज़ वेरी इजी टू मेक ऑर्गेनिक नहीं कंपाउंड्स। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बीच में से कुछ निकले थे, मेजॉरिटी जो निकली थी उसको कहते हैं टार। ठीक है, वो टार जो है वो ऐसी कन्फिगरेशंस थी विच वर मीनिंगलेस, नहीं लेकिन बीच में वो कुछ लाइफ के लिए जो कुछ वो भी इम्पोर्टेंट निकला। मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर से ना जो एस्ट्रोफिजिक्स में हमें पता है कि डस्ट क्लाउड्स होते हैं स्पेस के अंदर, जो कि वास्ट क्वांटिटीज़ हैं उनकी, गैलेक्सी के अंदर और गैलेक्सीज के बीच में भी। उनके अंदर भी ना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बेतहाशा पाए जाते हैं। एल्कोहल तक के मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर, जो एथाइल एल्कोहल है उसके हैं मॉलिक्यूल्स, और दूसरे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। तो एस्ट्रॉइड्स के अंदर, एस्ट्रॉइड्स के हमने सैंपल इकट्ठे किए हुए हैं, उसके अंदर हमें बहुत तादाद में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये थ्योरी आ रही है कि क्या पता यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एस्ट्रॉइड्स के थ्रू आए और लाइफ उस तरह ओरिजिनेट तो ये अभी जो नासा का मिशन टाइटन पे जा रहे हैं ना, उसमें इसने ये कहा भी है कि आप इस असेंबली को अप्लाई करके, और सैरा वॉकर तो चूँकि है ही वो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट है, इन्होंने कहा भी है कि अभी इस बेस पे आप सैंपल इकट्ठे करें, और अगर इतने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो इट माइट लीड टू बायोटिक ऑब्जेक्ट्स। तो ना इसका ये जो है ना, इसका मतलब असेंबली थ्योरी की हद तक तो मैं मानता हूँ इनकी जो बात है उसमें कोई सेंस बन रही है, और ना हमें स्टडी करना चाहिए कि ना एवोल्यूशन के बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि एवोल्यूशन तो शुरू ऑर्गेनिज्म से होता है, लाइफ से होता है। तो नॉन लाइफ से लाइफ कैसे आई, कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह इंक्रीज होती है फ्रॉम जस्ट एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑल द वे टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन्स, फिर लाइफ। तो उस सेंस में मतलब इनका जो है ना प्रोजेक्ट अच्छा है। लेकिन जब ये टाइम को उसके साथ इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं ना, उसकी बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं बनती टाइम की। फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्कुल ही अर्ली यूनिवर्स में चले जाएं, क्या ये लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे अर्ली यूनिवर्स में टाइम इतना नहीं गुजरा, तो वहाँ पे अगर मैं वही सारी कंडीशंस पैदा कर दूँ लाइफ के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी रख दूँ वहाँ पे मैं, ठीक है, वहाँ पे मैं उनको हीट भी दे दूँ, एनर्जी भी दे दूँ, वहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे क्या, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं गुजरा? उसकी कोई सेंस ही नहीं बनती उस। नहीं, वो जो आप रखेंगे ना व्हाट ए क्ले भी मैं कह रहा हूँ कि सारी चीजें अगर मैं नहीं, टाइम देखो, से उसका कोई ताल्लुक पता नहीं क्या, है, जब उसका आप ये सिर्फ कह रहे हैं ताल्लुक है विद द इंग्रेडिएंट्स एंड द कंडीशंस। आप मुझे जवाब दे लेने देना। देखें, मसला इसमें ये है कि जब आप ये कहते हैं कि वो इनिशियल टाइम पे आप कॉम्प्लेक्स उसको दे दें, ये कहते हैं कॉम्प्लेक्स उस वक्त हो ही नहीं सकता। आप वो जब आपने कहा कि कॉम्प्लेक्स दे दें, इसका मतलब है उसमें इतनी फॉर्मेशन हिस्ट्री है, इतना टाइम पास हो चुका है कि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं। बात है, वो तो इत्तेफाक है कि हमारी यूनिवर्स में उस टाइम पे वो चीजें नहीं लेकिन बन सकी। कंटिंजेंट के बाद आगे फिर सिलेक्शन है ना, जो उसको स्टेबिलिटी दे रही है, जो इवोल्यूशन के जरूर एवोल्यूशन तो बाद में आती है ना। केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए तो आपको सिर्फ उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए और एनर्जी चाहिए, अब वो उससे बन जाएंगे मॉलिक्यूल्स। जिस तरह वो यूरे वाले एक्सपेरिमेंट ने डेमोंस्ट्रेट कर दिया, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं उसका टाइम से कोई ताल्लुक नहीं। वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। इसके ख्याल में अगर नंबर ऑफ पार्ट्स आपके बेशक थाउजेंड्स में हों, इट डजेंट मेक इट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वो तभी है जब उसके ये जो असेंबली इंडेक्स है और उसका असेंबली नंबर है वो बड़ा है। तो ये देखिए -1 इसीलिए कहा कि अगर n फ़र्ज़ करें असेंबली नंबर 1 ही है
तो 1 - 1 0 करेंगे, सब कुछ ही 0 हो जाएगा। ये नॉर्मलाइज इसीलिए किया है ना। नहीं, लेकिन मतलब तो वो चांस है, रैंडम है, लेकिन वो चांस में से सरवाइव कौन सी चीज़ करेगी जो स्टेबल होगी, और वो कैसे पता चलेगा कि इनमें से स्टेबल क्या। बाकी सारी कन्फिगरेशंस वो जैसे सर बात कर रहे थे, वो सारी क्यों नहीं पाई जाती, इसलिए कि वो स्टेबल नहीं है और वो एनवायरनमेंट को में वो फिटेस्ट नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, अब तो हम इस सतह पे आ गए हैं जहाँ कॉन्शियसनेस इवन इमर्ज हो चुकी है ना। अब बात यह है कि फ़िज़िक्स के वो लॉज को थोड़ा सा इनके साथ इसने जो लिखा है ना, कंबाइनिंग फिज़िक्स विद बायोलॉजी टू अंडरस्टैंड डीपर क्वेश्चंस, ये वो हैं जो मैं चूँकि सिर्फ फिज़िक्स का नहीं हूँ, मैं तो फ़िलासफ़ी के हवाले से चीज़ों को देख रहा होता हूँ, तो हमें तो ये चीज़ें अपील करती हैं। हाँ, आपके फ़िज़िक्स में वो शायद आप उसको रद्द कर दें, इसीलिए वो न्यू फिज़िक्स कहता है। करंट फिजिक्स टाइम, जो फिजिक्स वाला टाइम है, जो असल टाइम है, जो फिजिक्स वाला टाइम है वो असल टाइम होता है, उसके साथ से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। बहुत ज़्यादा इसमें अंदर आप आराम से कॉन्ट्रडिक्शंस निकाल सकते हैं। जिस तरह मैंने लेट यूनिवर्स की बात की, अर्ली यूनिवर्स की बात की, किसी भी टाइम में, चाहे वो लेट यूनिवर्स में हो, अर्ली यूनिवर्स में, अगर आप कंडीशंस राइट कर दें तो जल्दी लाइफ बन जाएगी, देर से लाइफ बन जाएगी। आपको बस मॉलिक्यूल्स चाहिए, उसकी एक राइट कंडीशन चाहिए आपको, तो उसका बात जो ये ना कि असल वो टाइम है right- उससे ताल्लुक नहीं है। राइट कंडीशंस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यूनिवर्स से ही ना। लेकिन देखें ना, जिस तरह अभी हमारा जो प्लेनेट है, अभी वो 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बना है, ठीक है, तो क्या पता 10 बिलियन ईयर्स बाद इसी तरह का कोई प्लेनेट बन जाए। उस टाइम तक, टाइम अभी से लेके उस टाइम तक बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन उसकी भी क्या पता सेम एवोल्यूशन हो, सेम मटेरियल्स तो ये इससे डिनाई तो नहीं करता, सेम इसी कॉम्प्लेक्सिटी के ऑर्गेनिजम्स। तो ये उसको डिनाई नहीं करता ना, ये तो कहता है कि फ्यूचर, इसका मतलब है टाइम का कोई असर नहीं हुआ, पॉसिबिलिटीज हैं फ्यूचर में। यस, ये इसका टाइम का, एक मिनट सर, टाइम का सिर्फ ये है, टाइम का सिर्फ ये है इसके अंदर इसके बाद इनको माइक सिंपल से, एक मिनट ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाने तक आपको टाइम लगता है, लेकिन जो एक एब्सोल्यूट टाइम जो शुरू से लेके एंड तक चल रहा है ना, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ। तो ये फिजिक्स ऑफ टाइम, वो तो पता नहीं अब एब्सोल्यूट टाइम है या नहीं है, वो टाइम इनग्रेंड इसमें है, वही वाली बात ना, आप रूल्स टिक्स से आप उसको मेजर करते हैं ना, आप टिक से मेजर करते हैं, वो इससे मेजर देना पड़ेगा। कार्ल सेगन ने अपने लेक्चर की इब्तिदा यहाँ से की थी कि यूनिवर्स इज टीमिंग विद लाइफ, देर आर पॉसिबिलिटीज दैट देर मे बी 10⁻22 प्लैनेट्स केपेबल ऑफ हाउसिंग लाइफ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें से हाफ तो 50% तो एलिमिनेट कर दें वैसे ही, लेकिन अगर कोई नियरेस्ट भी स्टार है वहाँ अगर लाइफ पैदा हो भी गई है, there is no way that they can travel to, we can travel जी to जी them, जी, वो तो हमारी लिमिटेशंस हैं। they will not be able to identify us। हम ये ऐसे ही हाइपोथेटिकली ये कह सकते हैं कि और लाइफ नहीं पैदा हुई, there may be life starting millions of years ago then on earth, फिर भी they can be very smart, they can transport from one galaxy to the other, लेकिन somehow अर्थ उनके उसमें नहीं आती। अगर आ गई कभी, फिर वो जो वाइजर जो भेजा था उसमें वो जो चीज़ें बना के भेजी हैं सारी इसी आइडिया से भेजी गई हैं कि कायनात में कहीं किसी के हाथ अगर वो लग गया जिसको जो कि उसको समझ सके, डिसाइफर कर सके, दे कैन फाइंड आउट कि वेयर आर वी, वो इस काबिल हो सकते हैं। हमारी तो स्पीड ऑफ लाइट लिमिट है और नियरेस्ट स्टार भी जो है वो भी पता नहीं कितने 100 साल के बाद वहाँ पहुँचेंगे। तो लेकिन वो लोग जैसे यहाँ पे अब एक डंकी की स्पीड से स्पीड ऑफ लाइट अचीव करने में, स्पीड ऑफ लाइट ना सही कम से कम 20-30 हज़ार किलोमीटर पर आवर पे पहुँचे हैं विद इन स्पैन ऑफ 50 ईयर्स और 70 ईयर्स। अगर कहीं इससे बहुत पहले ज़िंदगी शुरू हो गई हो, दे मे बी कैपेबल ऑफ फाइंडिंग आउट एंड ट्रैवलिंग इन यूनिवर्स मच स्मार्टली देन वी कैन। जी, बल्कि इस पे एक मुझे लतीफ़ा भी याद आ गया कि इंटेलिजेंट लाइफ कायनात में मौजूद है, इसीलिए उन्होंने आज तक हमसे रब्ता नहीं किया। तो वो ज़ाहिर है ये तो लतीफ़ा है एक, जस्ट क्योंकि ज़्यादा ही मेरा ख्याल है हम गुम्बन घेरियों में फंस गए थे। और सवालात हैं तो एक दो ले सकते हैं, टाइम हमारे पास बस शॉर्ट ही है, तो टाइम पे बात करने के लिए टाइम इतना नहीं होता, लिमिटेशंस ऑफ टाइम। आप कोई और, हाँ
तो मेरा मकसद भी ये था कि मैं इस पे फीडबैक लूँ। ज़ाहिर है मेरा चूँकि फ़िज़िक्स अपना है भी नहीं सब्जेक्ट, तो यही मकसद था कि जो सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं क्या वो फ़िज़िक्स भी उसको एंडोर्स करती है या नहीं। तो आप चूँकि नुमाइंदे बैठे हैं तो इस पे हम बाद में इनफॉर्मल भी इंशाल्लाह डिस्कशन जारी रखेंगे। तो बहरहाल ये एक नई असेंबली थ्योरी आई है। इसको मैं ये कहता हूँ कि जब फौरी तौर पे रिजेक्ट करने की बजाय उसको एक दफ़ा देख ज़रूर लेना चाहिए, समझने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बाकी कमेंट एक ये दे दें तो आखिरी नहीं 8 मैं बजे। इसको इसी तरह समझता हूँ कि मतलब कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्योंकि जहाँ तक पता नहीं, या तो मैं गलत समझाऊँ या मैं समझाऊँ फिलोसफी ऑफ साइंस, कि आप कैसे इतने स्ट्रॉन्ग बिलीफ क्यों रख लेते हैं। मतलब साइंस तो ये कहती है ना कि किसी चीज़ पे आपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं रखना। इन द एंड अगर ये थ्योरी जो है ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती है चीज़ों को, या अगर ज़्यादा नहीं करती, कुछ को नहीं करती, लेकिन क्या नाम है ऐसी चीज़ें जो नहीं एक्सप्लेन हो पा रही बाकी किसी भी थ्योरी से, उनको एक्सप्लेन कर देती है विद द प्रेडिक्शन पावर, तो मान लेंगे। अगर सबको कर लेती है तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग होगी, अगर नहीं करती तो फिर वो उस डोमेन की थ्योरी खिला देगी। तो वाई सो इतना झगड़ा क्यों है? झगड़ा कोई नहीं है, ये एक नई चीज़ आई है। तो मेरा मतलब ये है कि हाँ। इतने जो मतलब जब बात मतलब वाई एनीबॉडी इज सो स्ट्रांग, मतलब ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही है, मतलब कहेंगे लेट्स सी। आई थिंक ये जो है ना कि लेट्स सी वाला जो है ना, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ये देखें बड़ा हम ना इवेल्युएट जो नॉन explicit नॉलेज होना होता है ना, चाहिए। हमारा नॉन नॉलेज होता है, उसके ज़रिए हम इवेल्युएट तो करते हैं ना, एक अपनी राय तो बनाते हैं ना कि मेरे ख्याल में गलत है या ज़ाहिर है एक अल्टरनेटिव बहरहाल ये फ्रेमवर्क ज़रूर है, बहुत ही बोल्ड है, इससे बहुत कम होते हैं नेचर में इतने बोल्ड क्लेम्स के साथ पेपर्स छपते नहीं हैं नॉर्मली, लेकिन ये छपा है और हम जैसे लोगों के दिल पे इसलिए लगा है क्योंकि बहुत सारे जो बायोलॉजी केमिस्ट्री से जो सवालात हमारे जहन में उठते हैं जिसको फ़िज़िक्स से हमें जवाब नहीं मिलते, वो लगता है कि इस इंटरप्रिटेशन के ज़रिए कुछ मिल जाएंगे, लेकिन जैसे शहरयार कह रहे थे कुछ मसाइल भी जो जवाब हम तय करके पहले बैठे हुए हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वो ज़ाहिर है हम इतनी जल्दी अबैंडन भी नहीं कर सकते और मुश्किल होता है नई चीज़ को कबूल करना, लेकिन इतनी जस्टिस ज़रूर करनी चाहिए कि हम समझे बगैर ना उस पर असल में क्रिटिसिज्म इतनी ज़्यादा हुई कि मुझे ये भी लगा कि ठीक है उसका दिफा ना किया जाए तो कम से कम उसको एक दफ़ा उसके ख्यालात को पेश तो कर दिया जाए, आगे फिर आप लोगों की सवाबदीद है उसको माने ना माने। ठीक है, मैंने भी हाँ जितना समझ में आया उस हवाले से तो मुझे तो बहुत एक्साइटिंग भी लगा और कुछ नया भी लगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।